इधर ध्यान दो। अब चलो बात नहीं करेंगे। अब देखो ग्रुप पे देखो, अब ये जो मतलब पिछले बैच में टॉपर बच्चा था वो कुछ ऐसे समरी नोट्स बनाता था। एक तो मैंने तुम्हें दिखाया पिछले क्लास में कि एक टॉपर बच्चे ने पूरे लंबे लंबे नोट्स बनाए बिल्कुल लिख लिख कर, है ना। अब मोबाइल बंद कर देंगे, ठीक है। और एक जो मैंने तुम्हें उसमें ग्रुप पे भेजे, लीगल वर्ड लिखे नहीं अभी, 2-3 पेज भर जाएंगे, 4-5 पेज भरेंगे लीगल वर्ड, ठीक है। तो उसमें देखो कैसे बना रखे हैं उसने, देखना जरा कितने पेज में पहला चैप्टर खत्म है। परफेक्ट, 2 पेज में पहला चैप्टर खत्म। अब तुम्हें इससे इंस्पिरेशन लेके तुम्हें ऐसे नोट्स बनाने हैं कि अगर मैं एग्जाम से पहले मुझे पहला चैप्टर खत्म करना है तो मैं कितने पेज में खत्म कर दूं, 2 पेज में खत्म कर दूं, है ना। क्योंकि अगर मैं 5-10 पेज, अगर मैं 4-5 पेज लगा दूंगा पहले चैप्टर में, तो 4-5 पेज में तो मेरे डिटेल नोट्स में भी 5-6 पेज के चैप्टर है, समझ आई ना बात। तो फिर फायदा क्या हुआ, फिर तो पता लगा तुम्हारे 300-400 पेज की बुक, 300-400 पेज के नोट्स, फिर फायदा क्या होगा उसका। तो मुझे उसको अपने हिसाब से इस तरीके से शॉर्ट करना है कि मुझे ये बताओ कि जब मैं इसको एग्जाम से एक दिन पहले क्या करूंगा, रिवाइज करूंगा, तो मुझे याद आना चाहिए। तो अगर इस बच्चे के नोट देखो तो देखो क्या लिखा है, देखो पहले वाले पेज उसने क्या बना रखा है, एग्रीमेंट एनफोर्सिबिलिटी में ऑफर क्या होता है, सेक्शन लिख रखा है प्रॉमिस का, एग्रीमेंट का, कॉन्ट्रैक्ट, है ना। लीगल रूल्स फॉर, अब ये जो आज पढ़ाऊंगा ये भी लिख रखा है, काइंड्स ऑफ ऑफर लिख रखे हैं उसने, है ना, ये हम पढ़ेंगे बाद में, है ना। राइट, इस तरीके से उसने नोट्स बना रखे हैं। अगले पेज पे क्या लिख रखा है, अच्छा ये मुझे लग रहा है गलती चैप्टर नंबर 2 का आ गया है ना, तो मतलब इस तरीके से नोट्स बनाने हैं ना। तो चैप्टर नंबर 1 के दोबारा, अच्छा इन बच्चों ने भी सही बनाए, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया बनाए। एक बार इनके चेक करता हूँ, अभी तुम्हारे भी देख रहा हूँ भाई, देखो ये बिल्कुल भी सही है, ये सही है बिल्कुल, है ना। ये तो हो गया बेसिक जो आप पढ़ोगे अपने चैप्टर में, जो बाद में बताऊंगा, जिसे पढ़ते हैं हम IR, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ये तो उसका बेसिक होगा, तो दोबारा ही पढ़ाऊंगा मैं। अब जो हमारा चैप्टर शुरू होता है वो यहाँ से शुरू होता है, बिल्कुल सही। अगर मुझे 2 पेज में खत्म करना है तो मुझे कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा सारे सेक्शन, और इसको छोटा भी कर सकते हैं, मतलब इसको आधे पेज से भी कर सकते हैं, है ना। इसको बड़े लिखने के बजाय क्या कर सकते हैं, आधे पेज से। तो ये सिंपल ये वाला हो गया। ये तो देखो अपनी प्रैक्टिस है, इसके तो पेज ही भरने हैं, तो इसको हम समरी में काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या है, राइटिंग प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इनको समरी में काउंट नहीं कर सकते, ये तो हमारा प्रैक्टिस का हिस्सा है। फिर हमने पिछली क्लास में पढ़े थे काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी, वॉइड, वॉइडेबल पढ़े थे, है ना। वॉइडेबल तो बिल्कुल सेक्शन याद करके हैं, दीदी ने लिख रखा है आई मुन्ना भाई चीट कोड जे वॉइड है, नहीं सही लिख रखा है, गलत थोड़ी है, एग्जाम में तो ऐसे याद आएगा बस। इस पेज में क्या हो गया, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी ये बिल्कुल परफेक्ट नोट्स है, जिस बच्चे ने बनाया बिल्कुल परफेक्ट है। एक पेज में बेसिक, एक पेज में बेसिक और एक पेज पर टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, खत्म, चैप्टर नंबर 1 खत्म। अब तुम खुद सोचो चैप्टर नंबर 1 में है क्या, बेसिक, अबे हट, देख बच्चे घबरा क्या कह रहे, है ना, बेसिक, अबे हट वाला बेसिक, कंसिडरेशन, बाल्फर वर्सेस बाल्फर, और टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। भाई यही तो पढ़ा है ना। तो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को 1-1.5 पेज में कर दिया, बेसिक टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को 1.5 पेज में कर दिया, बेसिक को कर दिया आधे पेज में, 2 पेज में हमारा पहला चैप्टर क्या हो सकता है, खत्म हो सकता है। इस पेज में तुम क्या लिख दोगे, केस लॉ भी लिख दोगे, इस पेज में तुम अपने 7 या 8 सेक्शन भी लिख दोगे। तो बताओ 2 पेज में मुझे 7 सेक्शन याद हो रहे हैं, अबे हेड वाला याद हो रहा है, 2D याद हो रहा है, 5 आई मुन्ना भाई, जे वॉइड है, बच्चा खाता है पार्ले जी, 2G, है ना, 5 और 3 8, 2 ही पेज में मुझे 8 सेक्शन याद हो रहे हैं। एक केस लॉ याद हो रहा है, कौन सा, बाल्फर वर्सेस बाल्फर। अब इस चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन आ गया, फिर सेक्शन के साथ लिखूंगा, पूरे नंबर मिलेंगे। अब ये बताओ, कोई कहते भाई फाउंडेशन में सेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, अरे जब मुझे याद है तो मैं क्यों नहीं लिखूं, जब याद है तो क्यों नहीं लिखूं, समझ ना बात। प्रेजेंटेशन अच्छी होती है, इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, और बच्चा, मैंने तो पहले ही बताई ये बात, चेयरमैन सर की बात याद है ना। तो ऐसे के चेयरमैन सर से जब मैंने बात की तो जो नए बच्चे हैं उनको बता दूं, उन्होंने यही बोला कि सर आपने कॉपी दी मुझे और एक बच्चे ने कॉपी दी मुझे, आपने लिखा एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, है ना, एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज वॉइड एग्रीमेंट।
बढ़िया लिखा, पूरा लिखा। फॉर एग्जाम्पल एग्रीमेंट विद द माइनर एंड एग्रीमेंट विद द अनसाउंड माइंड, बहुत बढ़िया लिखा। फिर दूसरे बच्चे ने कॉपी दी, एज पर प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, नहीं एज पर सेक्शन 2 ब्रैकेट में जी ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। अब यही डेफिनेशन 2 मार्क्स की थी, तो अगर मैंने आपको 2 में से 2 दे दिए तो जिसमें सेक्शन लिखा उसमें 2 में से 2.5 कैसे दे दूंगा? तो मुझे आपको क्या करने पड़ेंगे? इसलिए आपने देखा होगा कि आईसीआई में कुछ बच्चे लिखते तो सही है लेकिन फिर भी नंबर क्या आते हैं, वो कारण ये है। आईसीआई भले ही कहता है खुद कि फाउंडेशन में सेक्शन याद हो ना हो चलेगा, लेकिन आईसीआई खुद धोखेबाज है। आईसीआई को लिखना चाहिए क्या, फाउंडेशन में सेक्शन कंपलसरी है। जब तुम कह रहे हो चलेगा लिखो या मत लिखो, फिर तुम नंबर भी काट देते हो। फिर बच्चा कहता है मेरे 100 में से यार 60 बड़ी मुश्किल से आ रहे हैं, तो लिख भी सही रहा हूं तो नंबर क्यों काट रहे हो फिर उसके, है ना। तो केस लॉ क्या दिखाता है, नॉलेज प्लस प्रेजेंटेशन। सेक्शंस क्या दिखाता है, नॉलेज प्लस प्रेजेंटेशन। समझ में आ गई बात। आज क्वेश्चन करेंगे, आज कुछ क्वेश्चन मैं तुम्हें क्लास में कराऊंगा कि हमें कैसे करना पड़ेगा ना, ठीक है। पहले कंप्लीट करेंगे तो हमें टाइम मिलेगा, आज एक राइटिंग प्रैक्टिस क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। अब ये बताओ, पिछली क्लास में एक बालक कह रहा है सर एक बार टैसिट कॉन्ट्रैक्ट बता दो भाई। मुझे तो टैसिट कॉन्ट्रैक्ट याद है। टैसिट कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो विदाउट वर्ड स्पोकन और विदाउट वर्ड, लेकिन इसको टैसिट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें कहीं ह्यूमन इन्वॉल्व नहीं हो रहा। पहला केस, एटीएम से पैसे विड्रॉ करना, है ना, कैसे हुआ, इन्फर्ड फ्रॉम द, यानी कोई एक्ट करने से क्या हुआ है, कुछ एक्ट करने से क्या हुआ है, पैसा निकला है, तो ये क्या हो गया, टैसिट। याद आया फॉल ऑफ हैमर, यानी जब बोली लगती है और हथौड़े गिराकर बोली को कंक्लूड किया जाता है, तो तीसरे हथौड़े पर हम ये बोलते हैं कि वो सामान उस बंदे का हो गया जिसने हाईएस्ट बोली लगाई है। बात समझ में आ गई। तो क्योंकि इसमें कॉन्ट्रैक्ट किसी के इंसान के कहने पर नहीं, हथौड़े के गिरने पर कंक्लूड हुआ है, इसलिए भी क्या बना, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। और आईसीआई किताब पढ़ी, आईसीआई किताब अगर देखोगे जब आ जाएगी तुम्हारे पास, उसमें लिखा होगा टैसिट कॉन्ट्रैक्ट्स आर आल्सो कॉल्ड इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि टैसिट कॉन्ट्रैक्ट और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में ये 2 वर्ड बिल्कुल क्या दे रखे हैं, सेम दे रखे हैं। समझ के बाद टैसिट कॉन्ट्रैक्ट आएगा तो एग्जांपल ये लिखेंगे, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट आएगा तो एग्जांपल कुली वाला और ट्रांसपोर्ट वाला लिखेंगे। समझ की बात भाई, समझ में की बात। तो इसमें तुम्हें क्या याद करना है, अब इसमें तुम्हें लीगल वर्ड याद होने चाहिए। क्या, एक तो ये अदरवाइज देन वर्ड स्पोकन और रिटन, अगला लीगल वर्ड इन्फर्ड और अगला लीगल वर्ड कंडक्ट। इन 3 शब्दों के बिना नंबर नहीं मिलेंगे। अब तुमने अगर इन 3 शब्दों को अंग्रेजी से रिप्लेस कर दिया, इन्फर्ड की जगह लिख दिया विच इज डन, अब बच्चा इन्फर्ड को क्या लिखता है एग्जाम में, डन। फिर एग्जाम में कहेगा भाई तू ये पढ़ तो ले, तू टैसिट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा क्या, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है इन्फर्ड फ्रॉम द कंडक्ट, और तू इन्फर्ड को क्या लिख रहा है, डन, तो नंबर नहीं मिलेंगे। कंडक्ट की जगह कुछ और वर्ड लिख देगा वो, इट इज डन थ्रू द मशीन, क्या लिख देगा, थ्रू, बाय, है ना। तो फिर एग्जामिनर कहेगा भाई तू पहले पढ़ के आ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या है और फिर कंपेयर करके तू कर क्या रहा है, तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हारे शब्द और लॉ के शब्द में जमीन आसमान का फर्क है। तुम्हें इन्फर्ड वर्ड याद नहीं आ रहा, तुम डन लिख रहे हो, तो डन के नंबर नहीं मिलेंगे, है ना। बात समझ में। अदरवाइज वर्ड लिखना जरूरी क्योंकि वो लॉ का वर्ड है, अदर देन नहीं लिख सकते। कोई बच्चे अदरवाइज को क्या लिख देंगे, अदर देन, तो अदरवाइज देन बाय स्पोकन और वर्ड समझ में आई बात। तो एक एक शब्द को गौर से पढ़ना है कि किसी भी डेफिनेशन के वो शब्द क्या है। बस मुझे एक ही चीज बता दो आज, 2J की लीगल डेफिनेशन क्या है, 2J, J वॉइड है, तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की लीगल डेफिनेशन, यही आज की मेहनत थी घर की, और इसी में तुम गड़बड़ कर रहे हो तो भाई बहुत गलत दिशा में जा रहे हो तुम। एज पर द सेक्शन 2 ब्रैकेट में J इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, नहीं बाबू, वो तो इंटरप्रिटेशन पढ़ रहे हो, जो लाल शब्द लिखे हैं। हाँ देख के बोल रहा है, कह रहा सर मैं देख के बोलूंगा। भाई कोई नहीं है जिसे याद हुआ अब तक, भाई टाइम निकलता जा रहा है।
घड़ी देख के पता लगा टाइम निकलता जा रहा है, एग्जाम आ जाएगा और तुम्हें पहले चैप्टर की डेफिनेशन याद नहीं आ रही। बोलो, अरे बुक नहीं है तो कम से कम याद तो। हाँ, मैंने कहा था इस डेफिनेशन को 3 पड़ाव में याद करना। पहला, कॉन्ट्रैक्ट इज सीज टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। एक कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट में जाने से सीज कर दिया गया है, क्यों? बिकम्स वॉइड। कैसे बिकम्स वॉइड? समझा कैसे? जब वो खुद कोर्ट में जाए ना अगला हो, है ना, बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीज टू बी एनफोर्सेबल। अब जज इसमें क्या वर्ड खा गया? सीज टू बी ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी। ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी एग्जाम में नहीं लिखना भाई, यही तो डेफिनेशन। कॉन्ट्रैक्ट विच इज सीज टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीज टू बी एनफोर्सेबल। फिर ये लिखना था कि मृत्यु हो गई, डिस्ट्रॉय, बैन, ये सब तो मैं एग्जांपल के तौर पर या केस लॉ के तौर पर एग्जाम में दे सकते। वॉइड एग्रीमेंट आसान था, बच्चा खाता है पाल लीजिए सेक्शन 2G। अगली बात, वॉइडेबल बहुत खतरनाक, आई तो 2I। डेफिनेशन क्या थी इसकी? एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ रुस्तम बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ मुन्ना भाई। रुस्तम के कहने पर तो एनफोर्स हो जाएगा कि मुझे धमकी से किया गया काम, मुझे कंपनसेशन दो, इंसाफ दो, लेकिन मुन्ना भाई के कहने पे एनफोर्सेबल नहीं होगा। क्या कि मुन्ना भाई ये बोल दे कि भाई मेरी डिग्री मत छीनो, मैंने तो मेहनत कर ली 5 साल, ऐसा नहीं हो सकता। डेफिनेशन आपको याद करनी पड़ेगी। एग्रीमेंट बोलना चाह मेरे साथ, एग्रीमेंट विच इज enforceable by law at the option of one or more parties thereto but other party। thereto मतलब thereto का मतलब होता है at the option of one or more party, उसके one or more party, उसके ना, ठीक है, जो उसकी one or more पार्टी है उसके थ्रू तो क्या होगा? तो thereto का मतलब था उसके द्वारा, उसके जो वन और मोर पार्टी है उसके द्वारा तो एनफोर्सेबल होगा, लेकिन जो अदर पार्टी है जिसने चीटिंग करी है उसके द्वारा एनफोर्सेबल नहीं है। समझ में आ गई बात? अब सर अगली बात करते हैं ना, आज की अगली कहानी, अगला कॉन्सेप्ट बहुत ही मजेदार। अच्छा, अगला कॉन्सेप्ट भी कुछ एक मूवी में मैंने देखा था, तुमने वो मूवी देखी? लगे रहो मुन्ना भाई MBBS, है ना? मुन्ना भाई MBBS में तो एक किडनैपिंग सीन था, ठीक है, ये वाला। हाँ ले लो, नहीं लगे रहो मुन्ना। अब सुनो ध्यान से, ये कोई पिक्चर नहीं देख, सारे खोज चुके हो, पता ही नहीं लग रहा कहाँ बैठे हो भाई। क्या फ्लाइट वाइट बंद कर दो सर, ठीक है। अब सुनो ध्यान से। सबसे पहली बात, पहले भैया पापा की बात कर लेते हैं। पापा की, पापा कौन? क्रिमिनल लॉ। पापा कौन? बच्चा कौन? कॉन्ट्रैक्ट लॉ। अब ये बताओ, इस बंदे को क्या ये अपनी मर्जी से आया? इसमें किडनैप कर लिया, किडनैप करा ना, और किडनैप करने के बाद क्या कर रहे हैं? इसको बंदूक भी दिखा रहे हैं, ठीक है, राइट, धमकी भी दे रहे हैं, किडनैप भी कर लिया। अगर ये बताओ, अगर ये बात ये म्युनिसिपैलिटी अंकल हमारे कोर्ट तक पहुंच जाए, मान लो, कहां तक पहुंच जाए, तो सबसे पहला केस ये किसकी तरफ से करेंगे? क्रिमिनल लॉ की तरफ से करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट की तरफ से करेंगे? ये कहेंगे भाई कॉन्ट्रैक्ट वॉन्ट्रैक्ट मैं नहीं जानता, तो तुम भाई बंदूक दिखा रहे हो, किडनैप कर रहे हो, सरासर गैर कानूनी काम है। कैसा काम है? तो कोई भी काम अगर तुमने गैर कानूनी किया, ठीक है, गैर कानूनी किया, तो गैर कानूनी काम जो तुम कर रहे हो, क्या उसके लिए क्रिमिनल लॉ में सजा है या नहीं है? हो सकता है अगर सर्किट पकड़ा जाए तो क्या होगा? जेल भी हो जाए, जुर्माना भी लगे। अब इसको जो कॉन्ट्रैक्ट दिया, सुनना ध्यान से, इसको जो किडनैपिंग का कॉन्ट्रैक्ट दिया कि इस म्युनिसिपैलिटी को किडनैप कर लेना, किसके द्वारा? नहीं, इसके द्वारा। समझ में आई बात? इसका मतलब इसको किडनैप करने का कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया? यानी सरदार जी ने किसको दिया है कॉन्ट्रैक्ट? सर्किट को। अब यानी कॉन्ट्रैक्ट हुआ सरदार, इनका नाम है हैप्पी सिंह, है ना, कॉन्ट्रैक्ट हुआ हैप्पी के बीच में और सर्किट के बीच में, कॉन्ट्रैक्ट हुआ हैप्पी के बीच में और
अब वो क्या भी रहा सर्किट यू आर रॉकिंग, है ना, वो कह रहा भाई क्यों लेके आया मुझे यहां पर, है ना, यानी समझ में आ रहा है कि किसने किडनैपिंग कराई है इसने, यानी एक कॉन्टेक्ट हुआ हैप्पी और सर्किट के बीच में, ठीक है, समझ में बात। तो इसको हम लिख लेते हैं सर, एक कॉन्टेक्ट होता है हैप्पी और सर्किट के बीच में, एक कॉन्टेक्ट होता है, यानी कि हैप्पी सिंह ने, हाँ भाई रजिस्टर जो मैं लिखता हूँ वो सब रजिस्टर में लिखते जाना है ताकि तुम्हें एग्जाम में याद रहे। हैप्पी सिंह ने सर्किट से कांटेक्ट किया, जो मैंने तुम्हें भी क्लिप दिखाई, कि म्युनिसिपैलिटी वाले बंदे को क्या करना है, किडनैप करना है। सबसे पहला सवाल, क्या ये गैर कानूनी है या नहीं है, क्या क्रिमिनल लॉ में इसकी सजा है या नहीं है, यानी अगर मैंने क्रिमिनल लॉ ना पढ़ा हो तो भी मुझे पता है क्रिमिनल लॉ में ये चीज गलत है। अब क्रिमिनल लॉ की छोड़ते हैं, क्रिमिनल लॉ में ये काम गलत है, बात सही है, सजा है, बात सही है। मेरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में क्या लिखा होगा कि किडनैपिंग का कॉन्ट्रैक्ट किया गया है हैप्पी सिंह और सर्किट के बारे में। अब सुनना ध्यान से, किडनैपिंग हो गई, सर्किट ने बोला भाई पैसा दे, किससे बोला, हैप्पी भाई पैसा निकाल, तूने कहा था किडनैप करके लाऊंगा, किडनैप करके लाया, तेरा काम हो गया, जो भी तुझे बातचीत करनी है कर ले, मुझे इससे मतलब नहीं, मैंने तुझसे कहा था 10 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है, तेरी तो करोड़ों की डील है, 10 लाख रुपए निकाल। ये समझे। क्वेश्चन नंबर 1, हैप्पी ने पैसे नहीं दिए, हैप्पी नॉट पेड द मनी टू सर्किट, सर्किट वांट टू स्यू, सर्किट स्यू करना चाहता है हैप्पी को, कर सकता नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, लॉजिक समझे। जिस काम को पापा ने मना कर दिया उस काम को बच्चा अपने यहां एनफोर्स नहीं करा सकता। बच्चा कौन, कॉन्ट्रैक्ट, तो बच्चा कॉन्ट्रैक्ट कह रहा है भाई जिस काम को पापा ने इलीगल घोषित कर दिया उसे मेरे यहां एनफोर्स हो ही नहीं सकता वो काम, है ना। तो हमने बच्चे से पूछा भाई पापा के यहाँ ये होगा क्रिमिनल एक्ट, पापा के यहाँ क्या हो गया, क्रिमिनल एक्टिविटी, क्रिमिनल काम, भाई तेरे यहाँ क्या लिखे, तेरे यहाँ इसको क्या लिखे। तो बच्चे ने बोला सर मेरे यहाँ बताना बच्चे को कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर इसे लिखा जाता है इलीगल एग्रीमेंट। क्या लिखा जाता है, इलीगल एग्रीमेंट। कुछ लोग, कुछ ऑथर या कुछ किताबों में कॉन्ट्रैक्ट भी लिखा जा चुका है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं, इलीगल एग्रीमेंट। अब इलीगल एग्रीमेंट बच्चा कह रहा है कि पहले पापा से पूछ क्या सर्किट तू पैसे वसूल सकता है हैप्पी सिंह से, बोलो नहीं वसूल सकता। क्यों, गैर कानूनी काम पर आप कोई भी गैर कानूनी काम को अंजाम दे दो, उसके बीच में जो लेन देन है वो आप एक दूसरे से कानून के तौर पर वसूल नहीं सकते। तो बच्चे ने बोला कि भाई इलीगल एग्रीमेंट जो होंगे वो मेरे यहां क्या होंगे, नॉट एनफोर्सेबल। क्या होंगे, इलीगल एग्रीमेंट्स आर नॉट एनफोर्सेबल, मतलब उसे कोर्ट में घसीट, अरे तुम पहले तो तुम जब कोर्ट में जाओगे तो पहले तो तुम्हें लपेटा जाएगा, पहले तुम्हें ये लोगे कि तूने ये काम किया कैसे, मतलब तूने किडनैपिंग कर ली, फिर कह रहा किडनैपिंग करने के बाद मेरे पैसे नहीं मिल रहे, अजीब बात नहीं है। अब तू किडनैपिंग करके बैठा है ना, कल को तू जज को किडनैप कर ले और फिर उसी जज से कह रहा पैसे नहीं दे रहे, तो ऐसा थोड़ी होता है भाई। तो नॉट एनफोर्सेबल क्या बोलेंगे हमारे यहाँ, हमारे यहाँ मतलब कॉन्ट्रैक्ट का क्या बोलेंगे, इस तरह के एग्रीमेंट इलीगल एग्रीमेंट होते हैं जो नॉट एनफोर्सेबल होते हैं। और अगर नॉट एनफोर्सेबल होते हैं तो ये एग्रीमेंट क्या होंगे, वॉइड एब इनिशियो, वॉइड एब इनिशियो। एब मतलब वो नहीं जो तुम सोच रहे हो सर, मेरे पास मेरे अंदर तो बहुत है। एब का मतलब देखो क्या होता है, वॉइड का मतलब क्या होता है बाबू, ये तो बता सकते हो वॉइड का मतलब क्या होता है, आज का पहला लीगल वर्ड। वॉइड का मतलब होता है बेकार, एब का मतलब होता है फ्रॉम, और इनिशियो का मतलब होता है बिगिनिंग। यस, यानी बेकार फ्रॉम द बिगिनिंग, यानी जब तुमने इस कॉन्ट्रैक्ट को लिखने की बनाने की सोची भी होगी तभी ये क्या था, बेकार था। ऐसी बच्चे के साथ भी की एग्रीमेंट क्या होते हैं, वॉइड नहीं, वॉइड एब इनिशियो। जब तुमने बच्चे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की सोची होगी पिछली क्लास में, तुम्हारी सोच ही खराब थी, वॉइड एब इनिशियो। तो जब तुमने किसी इलीगल एग्रीमेंट को अंजाम देने का सोचा होगा
कि भाई किडनैप कर लूंगा, हैप्पी से पैसा ले लूंगा, म्युनिसिपैलिटी को वैन में उठा के बंदूक की नोक पे किडनैप। अरे जब तुमने सोची होंगी ना ऐसी घटनाएं कि ये करूंगा, तो तुम्हारी सोच ही खराब थी, और सोच खराब होने को बोलते हैं वॉइड एब इनिशियो। समझ की बात? अब सर हमारे यहाँ लॉ में क्या लिखा है, इलीगल एग्रीमेंट्स को डिफाइन कैसे करूंगा? तो जज साहब ने बोला इलीगल एग्रीमेंट्स आर द एग्रीमेंट जिसका ऑब्जेक्ट, जिनका ऑब्जेक्ट क्या होता है, अनलॉफुल होता है। क्या होता है बाबू? ऑब्जेक्ट ऑफ विच इज इलीगल एग्रीमेंट आर द एग्रीमेंट ऑफ विच ऑब्जेक्ट्स आर। समझ गए? तो इलीगल एग्रीमेंट की डेफिनेशन है कि तो क्या लिखेंगे, जिसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, अनलॉफुल। एक पहला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? तो ये हो गया हमारा सर पहला कॉन्सेप्ट इलीगल एग्रीमेंट का। ठीक है भाई, समझ में आई बात? इतना समझ गए? अब सुनना ध्यान से, किडनैपिंग किसने करी? और ये जो ओमनी वैन होती है किडनैपिंग के लिए तो बनी होती है, क्योंकि इसका दरवाजा ऐसे खुलता है सीधा, किडनैप करो, बंद करो और चल दो। है कि नहीं बात? पता लगा सर्किट आया था ओमनी वैन लेने तुम्हारे पास, देख रहे हो कितनी तगड़ी बात है। और सर्किट ने तुम्हें बोला कि मुझे सिर्फ 1 घंटे के लिए तेरी वैन चाहिए, और 1 घंटे के तुझे मैं दूंगा 3 लाख रुपए। भाई तुम जो थे, तुम्हारी आंखों में डॉलर के निशान बन गए, ऐसे जैसे कार्टून में बन जाते हैं। तुमने कहा भाई 1 घंटे का 3 लाख, है ना? तुम कह रहे हो 1 घंटे के 3 लाख, मैं पूरे साल के 3 लाख नहीं कमा रहा, तो मुझे 1 घंटे के 3 लाख। झूठ बोल रहा है भाई सर्किट भाई, झूठ बोल रहे। सर्किट भाई कह रहे हैं भाई तुझे पता है कुछ भी नहीं करना, एक बंदे को उठाने का है, समझाने का है, वापस छोड़ देने का है, कोई इलीगल काम नहीं कर रहा, मार पिटाई खून खराबा कुछ नहीं होगा, वापस तेरी वैन छोड़ जाऊंगा। मैं किडनैपिंग एक उठाऊंगा, 2-4 उसको बंदू हुल दूंगा, चुपचाप मान जाएगा, तेरी वैन वापस। बता 3 लाख मिलेंगे 1 घंटा, कोई दिक्कत नहीं, सब जान पहचान है, अपनी पुलिस स्टेशन ये वो सब। अब तुम सर्किट को जानते थे भाई, तुमने कहा ठीक है भाई अगर तुम कह रहे हो 3 लाख रुपए में डील डन। अब तुमने 3 लाख के बदले क्या दे दिया, वैन दे दी। उस दिन भाई किस्मत खराब थी तुम्हारी, सर्किट के किडनैपिंग करते ही थोड़ी दूर चलते ही क्या हुआ, पुलिस वालों ने पकड़ लिया। उन्होंने सर्किट भाई कभी ना कभी कुछ दिन तो जेल में बिताने पड़ेंगे, वरना पुलिस वालों पर इल्जाम आता है कि क्रिमिनल क्या होते हैं, सरेआम घूमते हैं। इत्तेफाक से वैन भी पकड़ी गई तुम्हारी। और वैन किसकी जगह घूम रहे हो? अब भाई तुम घबरा रहे हो, तुम कह रहे हो बेटे हो लिया, बेटे हो लिया काम ये तो आज है कि नहीं बात? अब ये बताओ मन में जो घबराहट है किस चीज की है? नहीं पकड़े तो गए तुम, क्योंकि जब वैन तुम्हारे नाम पे, तुम्हारे नाम पे रजिस्टर्ड है वो वैन, तो पुलिस ने तुम्हारा पता तो निकलवा लिया। अब ये है कि किडनैपिंग में तुम्हारा नाम आ गया। अब तुम्हें लग रहा है सर्किट भाई तो बड़े भाई लोग हैं, 3 लाख रुपए मुझे देने को कह रहे हो, 3 लाख रुपए पुलिस वालों को देंगे तो छुट जाएंगे, है कि नहीं बात? भाई मेरे पास तो 3,000 रुपये नहीं है, 30,000 रुपये नहीं है, मैं कैसे छूटूंगा? घबराहट ये हो रही है। अब घबराहट ये होने के बाद पहला सवाल ये आता है कि ये जो इलीगल एग्रीमेंट था, इलीगल, सवाल सुनना पहला, चलो क्वेश्चन नंबर 1 तो ये हो गया हमारा कि ये क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 1। चलो ये क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 ये आता है, ये जो इलीगल एग्रीमेंट है उससे ये जुड़ा हुआ एग्रीमेंट है या नहीं है? इस तुम्हारे और सर्किट के एग्रीमेंट का कारण क्या है? इलीगल एग्रीमेंट की वजह से तुम्हारे एग्रीमेंट को जन्म हुआ है। अगर वो किडनैपिंग की बात करता ही नहीं किसी से, तो तुमसे वो वैन लेता नहीं। तो इसका मतलब तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट और सर्किट के कॉन्ट्रैक्ट का जन्म इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है, इलीगल एग्रीमेंट है। तो इसको क्या नाम देंगे? तुम्हारे और सर्किट कॉन्ट्रैक्ट को क्या नाम देंगे? नहीं पहले नहीं, अरे नहीं भाई, पहले तुम्हें और तुम्हारे सर्किट के कॉन्ट्रैक्ट को नाम दिया गया कोलेट्रियल एग्रीमेंट। क्या नाम दिया गया? तो आज का अगला लीगल वर्ड क्या बना? कोलेट्रियल मतलब होता है किसी भी चीज से जुड़ा हुआ, अटैच्ड। अब एग्जाम में अटैच लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, हिंदी में जुड़ा हुआ, है ना, राइट? कि किसी चीज के साथ कोई चीज जुड़ी है, बॉटल है, बॉटल के साथ ढक्कन जुड़ा हुआ है, तो उसके साथ जुड़ी हुई चीजें। अब आया तुम्हारा जो कोलेट्रियल एग्रीमेंट हुआ है वैन का, कोलेट्रियल एग्रीमेंट ऑफ वैन। अब आंसर यार, ये एग्रीमेंट क्या कहलाया जाएगा? इलीगल, वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, क्या कहलाया जाएगा?
इलीगल नहीं कहलाया जाएगा। एक बात नहीं है भाई, एक बात नहीं है, दोनों बहुत खतरनाक अलग अलग बातें हैं। अभी समझ में आ जाएगी बात। इलीगल होगा या नहीं होगा? पहला सवाल तो है कि दिस कोलिटरल एग्रीमेंट आर इलीगल और नॉट। तो बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं इलीगल, बिल्कुल गलत जवाब। तुम्हें अपने ऊपर कोई दया नहीं आती? सुन तो लो, तुम्हें अपने ऊपर कोई दया नहीं आती? अपने खुद ही को जेल भेजने में लगे हो? कह रहा यस सर। एक सिंपल, जज ने बोला कि भाई मुझे तुम्हें पता है नहीं पता है, तुम गलत हो नहीं हो, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं, मैं तो कानून के सबूतों पे चलूंगा। सिंपल सी बात, किसी भी व्यक्ति से अगर कोई दूसरा व्यक्ति वैन किराए पे लेता है तो क्या वो इलीगल काम है? तुम भाई किसी पार्टी में जा रहे हो, तुमने किसी ट्रांसपोर्ट वाले से बात कर ली, भैया मुझे एक वैन चाहिए, है ना, सुबह जाएंगे शाम को आ जाएंगे पार्टी में से, उन्होंने कहा ठीक है भैया पर किलोमीटर इतने रुपए लगेंगे, तो वो इलीगल काम है वैन किराए पे लेना? तो इसका मतलब भाई ये काम इलीगल है, ये तो गलत है। तो इसका मतलब वैन वापस मिल जाएगी। हाँ अरे सुन मैंने पढ़ा तो मुझे, आ जाओ भाई तुम आ जाओ यहाँ पे। सुन नहीं रहे मेरे बोलने से पहले शुरू, सुन नहीं रहे बात। लेकिन भाई ये काम इलीगल नहीं हुआ, जज की मेहरबानी हो गई, जज की मेहरबानी है, काम इलीगल नहीं दिया। पर जज ये कह रहा है कि ये काम इलीगल नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तूने इलीगल काम का साथ नहीं दिया, साथ तो दिया है ना, क्योंकि तुझे पता भी है कि तूने क्या दिया, उस काम का साथ दिया है। अब इलीगल काम का साथ देने वाले व्यक्ति को अगर सजा ना मिले तो फिर वो हमेशा फ्री हो जाएगा कि यार इलीगल काम में वैन दे दो, कुछ भी दे दो, पकड़े गए तो आजाद है ही, नहीं पकड़े गए तो पैसा मिल जाएगा। बात समझ में आई? तो अगर तुझे सजा ना दी जाए तो ये गलत होगा, फिर तू इलीगल काम को हमेशा क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। तो जज ने बोला तेरे इस ट्रांजैक्शन को इलीगल नहीं बोलूंगी, पर तेरे इस ट्रांजैक्शन को जज ने बोला क्या बोलूंगा, वॉइड होगा। वॉइड होने का मतलब ये है इलीगल काम के साथ जुड़े जो एग्रीमेंट वॉइड होते हैं उसमें तुम्हें, जो तुमने 3 लाख का कॉन्ट्रैक्ट किया ना, ये मत मांग लियो कि जज साहब देखो किडनैपिंग तो उसने करी, समझ रहे हो बात को, और मुझे 3 लाख रुपए देने थे, तो जज क्या 3 लाख मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। इसका मतलब सर्किट, सुनो सर्किट कह रहा हूं, सॉरी, यू डिमांड 3 लाख रुपीज फ्रॉम सर्किट इन कोर्ट। इसका आंसर क्या होगा? मिलेंगे नहीं मिलेंगे? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है नहीं मिलेंगे। रीजन बीइंग कोलैटरल एग्रीमेंट रिलेटेड विद द इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड। कोलैटरल एग्रीमेंट रिलेटेड विद द इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड। तो जज कह रहे हैं भाई यार एक तो इलीगल काम में तू साथ दे रहा है, उसमें तू कह रहा है इलीगल काम का जो पैसा है 3 लाख रुपए तो दिला दो। बल्कि जज ने पता क्या क्रिमिनल एक्ट में पता क्या बोला क्या होगा, क्रिमिनल एक्ट में जो हमारे एक्ट में नहीं है, वैन भी जब्त कर ली होगी। कोई भी ऐसी असेट जो गैर कानूनी काम में यूज की जाए उसे सरकार क्या कर लेती है। ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, कहाँ लिखा है, ये क्रिमिनल लॉ में लिखा है। कोई भी ऐसी, जैसे बिल्डिंग है, बिल्डिंग में कोई सट्टा खेल रहा है और पकड़ा गया तो पूरी बिल्डिंग क्या कर देते हैं, सीज कर देते हैं। ऐसी वैन में तुमने किडनैपिंग कर ली, पकड़ गए, पूरी वैन क्या हो जाएगी, सीज हो जाएगी। ठीक है ना। अब ये बताओ बस तुम्हारा फायदा क्या हुआ है? मुझे पता तो लग गया कि सर नुकसान तो बहुत हुआ है, 3 लाख रुपए भी गए, वैन भी गई, लेकिन एक फायदा है बस, नहीं जेल नहीं रहे बस। शायद तुम जेल ना जाओ, है ना, क्योंकि तुमने इलीगल काम किया नहीं है, बट उसके लिए तुमने कुछ सामान दिया है। सर्किट को जेल होगी, तुम्हें जेल नहीं होगी। लेकिन जज ने बोल दिया भाई देख ना 3 लाख मिलने और क्रिमिनल एक्ट पढ़ ले ना, तेरी वैन मिल ली वापस। समझ ना बात। अब इसमें बने हमारे 2 सवाल। पहला, इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड बिकॉज दे आर अनलॉफुल। समझ बात। इलीगल एग्रीमेंट से जुड़े कोलैटरल एग्रीमेंट्स आर ऑल्सो वॉइड बिकॉज दे आर सपोर्टिंग टू द इलीगल एग्रीमेंट। बताओ पहला क्वेश्चन भी समझ गए, ये रहा, और दूसरा क्वेश्चन भी समझ गए। बस ये 2 ही क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में, इलीगल एग्रीमेंट से रिलेटेड। बात समझ में आ गई। अब जब तुम्हारे एग्जाम में एक बार केस आया तो बस वहां वैन की जगह बाबू पता क्या लिखा था, लोन। लोन कि सर्किट ने किडनैपिंग करने के लिए कुछ सामान खरीदना होगा, चक्कू बक्कू बंदूक, तुमसे उनने लोन ले लिया 2 लाख रुपए,
और सर्किट ने बताया भाई कुछ नहीं, किसी को बस उठाने का है, समझाने का है, उसके लिए चक्कू वक्कू खरीदने तो कुछ पैसे दे, और तुझे ब्याज दे दूंगा 100%। 2 लाख का मुझे लोन दे, 4 लाख लौटाऊंगा, प्रिंसिपल 2 लाख, ब्याज भी 2 लाख। तुमने लालच में दे दिया, पकड़े गए। कहानी सेम है। इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड, इलीगल एज वेल एज वॉइड, कोलैटरल टू द इलीगल एग्रीमेंट्स आर ऑल्सो वॉइड। समझ की बात? नोट कर लिया, इतना पूरा बना लिया। अब देखो ये वाली, ये लिखी है, अभी दिखा रहा हूं। अब इसको पढ़ते हैं, ये रहा कॉन्सेप्ट। अब देखो खतरा बना रखा है भाई, नोट्स में खतरा बना रखा है। इसका मतलब है कि एग्जाम में पूछ लेते हैं वो इलीगल को। देखो, इलीगल एग्रीमेंट्स आर द एग्रीमेंट्स, एग्जाम के लिए क्या खतरनाक वर्ड है जो रेड पेन से हाईलाइट कर रखे हैं, जिसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, जब तक ये 2 शब्द नहीं लिखोगे नंबर नहीं मिलेंगे। बिना इन 2 शब्दों के नंबर नहीं मिलेंगे भाई, गारंटी है। सच एग्रीमेंट, ये तो तुम्हारी बचपन की बातें हो गई। सच एग्रीमेंट्स आर नॉट एनफोर्सेबल, ये तो पहली क्लास से सीख रहे हैं। नॉट एनफोर्सेबल, नॉट एनफोर्सेबल, देयरफॉर इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग। अब जो सीन दिखाया तुम्हें, इसलिए जानबूझकर नाम भी वही लिखे हुए हैं, ताकि जब रिवाइज करें तो याद आ रहे संडे वो दिखाया था, वो म्यूनसिपैलिटी को किडनैप कर लिया था मैंने। 1 लाख रुपए बोले हैप्पी सिंह ने ले लियो। क्या सर्किट, हैप्पी सिंह ने पैसा देने से मना कर दिया, क्या सर्किट कोर्ट में कवर कर सकता है? सर्किट कैन नॉट रिकवर द अमाउंट फ्रॉम हैप्पी सिंह बिकॉज एग्रीमेंट बिटवीन देम आर। ये कौन सा हुआ हमारा? कोलैटरल एग्रीमेंट। कोलैटरल एग्रीमेंट मतलब वैन या लोन। कोलैटरल एग्रीमेंट भी क्या होता है? वॉइड। ये पढ़ना। मान लो यहां नाम चेंज हो गया, हैप्पी सिंह ने किससे लोन लिया? मान लो मुन्ना की जगह मैं तुम्हारा नाम लिख देता हूं, बस अब समझ गए। जिसे पता था तुम्हारे और उसके बारे में, तो एग्रीमेंट बिटवीन हैप्पी सिंह एंड यू क्या होगा? कोलैटरल। वैन का कॉन्ट्रैक्ट कोलैटरल हो गया, वो भी क्या होगा? नहीं, इलीगल नहीं, इलीगल मत लिख देना एग्जाम में, वॉइड। अब बताओ, क्या तुम मुन्ना से और क्या तुम सर्किट से ले सकते हो 3 लाख रुपए? यू कैन नॉट रिकवर द मनी फ्रॉम। अब तुम ये नहीं कह सकते सर वैन भी चलेगी, कोई बात नहीं, 3 लाख तो दिला दो। जज साहब कह रहे हैं वैन भी जाएगी और 3 लाख भी नहीं मिलेंगे, शुक्र ये मना तुझे जेल नहीं भेज रहे। बोलो समझा की बात? तो ये कहते सर हमारे इलीगल एग्रीमेंट, ठीक है। अब एक बालक भाई बहुत ही दिमाग से खतरनाक, कोचिंग के बाद घर गया, दौड़ता हूँ, मम्मी भूख लग रही, मम्मी भूख लग रही, जल्दी खाना दो। बहुत भूख तो लगती है भाई, बहुत तेज है। घर जाते हैं तो दोपहर का टाइम भी होता है, मम्मी ने बिल्कुल बहुत बढ़िया सब्जी बनाई, बहुत प्यार से क्या कहते हैं थाली में रख दी, रोटी भी सब्जी भी। सब्जी तुमने खाई 1 चम्मच, दाल सब्जी जो भी है, ठीक है ना। तुम चुपचाप उठे बड़े मायूसी से, डस्टबिन के पास गए, डस्टबिन खोला, सब्जी उलट दी, पीछे मम्मी ने चप्पल पेल दी, है ना। जब गर्दन पे लगी, क्या करा तूने? मम्मी खराब थी। खराब थी मतलब? अबे अभी बनाई है, परसों की नहीं थी मैंने तुझे, आज ही बनाई है। मम्मी खराब थी, खा के तो देखो। मम्मी ने खा के देखा, फिर दूसरी चप्पल निकाली, फिर गाल पे चप्पल छप गई। मम्मी फेस वैल्यू बहुत है मेरी, चप्पल मारो, कमर पे मारो, है ना, लेकिन मुंह पे मत मारो। फिर मम्मी ने कहा खराब है, तो पता लगा कि सब्जी खराब नहीं थी, सब्जी में नमक नहीं था। अब नमक नहीं है तो फेंक दोगे? क्या करोगे? मम्मी मुझे ऐसा लगा खराब ही लग रही है, तो मतलब सारे मिर्च मसालों की कोई इज्जत नहीं, जो इज्जत है किसकी है ना। पिटना लाजमी है नहीं है। फिर मम्मी ने दूसरी कटोरी में नमक डाल के दिया, तुम्हें सही लगी सब्जी, मम्मी ने फिर चप्पल मारी, अगली बार मत करियो ऐसा। तो 3 चप्पल के बाद होश आया कि भाई नमक के बिना सब्जी नहीं खराब नहीं होती है, नमक के बिना सब्जी अधूरी है पर खराब। ऐसे खतरनाक इंग्लैंड के लोग पता नहीं अजीब ही दिमाग के हैं। ऐसे खतरनाक इंसान जज के पास ये कहने गया कि मेरा और तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, बेकार है।
दूसरा बंदा कह रहा है सर फालतू बातें कर रहा है, बेकार के बेकार है बोल के फालतू बातें कर रहा है, सब कुछ तो लिखा है इसमें और अब कह रहा है बेकार है, फिर कचहरी जाऊं, फिर स्टैम्प पेपर लूं, है ना। अभी बताओ, मान लो तुमने स्टैम्प पेपर लिया 10,000 का, कितने का, अब 10,000 का स्टैम्प पेपर तुम कह रहे हो बेकार है, तो तुम क्या पुराना स्टैम्प पेपर लौटा के सरकार से 10,000 रुपये रिफंड ले लोगे क्या? ऐसा नहीं होता, एक बार वो फीस जमा होगी तो। अब जो कह रहे जज साहब दोबारा कह रहा दोबारा स्टैम्प पेपर लेके 10,000 का, मेरा दिमाग खराब थोड़ी है, दोबारा 10,000 रुपये खर्च करूंगा सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के लिए, इसमें बताओ गलती क्या है? तो जज ने जब वो स्टैम्प पेपर पढ़ा तो उसमें डेट नहीं थी, जज ने भी चप्पल निकाल ली, खराब है भाई। जब नमक नहीं है तो क्या कर, तो डेट डालने में क्या दिक्कत है कि नहीं बात? पता लगा तुम्हारे मेरे साइन थे, विटनेस के साइन नहीं थे, जज ने दूसरी चप्पल निकाल ली, ये खराब है कॉन्ट्रैक्ट। अबे विटनेस के साइन नहीं है तो क्या कर, ला अब करा ले, है ना। तुम्हारा मेरा कॉन्ट्रैक्ट था, तुमने फीस दे दी, मैंने तुम्हें पढ़ाना शुरू कर दिया, तुम कह रहे कॉन्ट्रैक्ट बेकार है क्योंकि कोचिंग की स्टैंप नहीं लग रही, ठप्पा नहीं लग रहा स्टैंप, तो खराब है कॉन्ट्रैक्ट। जज ने तीसरी चप्पल निकाल ली, देखो फिर भी जो बोलना फ्लो तोड़ देते हो। जज ने तीसरी, ये घर पे सोचना है कि सर ने ऐसा क्यों कहा होगा, है ना। तीसरी चप्पल निकाल ली, अब जज ने तीसरी चप्पल मारी क्या कि भाई जब दोनों बातें ठीक हो गई, सब तुम पढ़ रहे हो, तुमने फीस दे दी, सर पढ़ाने को तैयार है, तुम पढ़ने को तैयार हो, फीस तुमने दे दी, तो सिर्फ ऑफिस में जाके स्टैंप लगवाने में समस्या क्या है, समझ में बात। तो जज ने बोला, अब इसको टेक्निकल टर्म में समझते हैं। जज ने बोला अगर किसी भी एग्रीमेंट में कुछ टेक्निकल इशू की वजह से या टेक्निकल कमी की वजह से वो एनफोर्स नहीं हो पा रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे वॉइड कर दो, उसमें वो टेक्निकल डिफेक्ट दूर कर कर उसे क्या बना दो, सब्जी में नमक डाल कर उसे क्या बना दो, अच्छा सही बना दो। जज साहब ने इसको नाम दिया अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट। क्या नाम दिया बाबू? अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट इन विच एक्चुअली वो वैलिड है। जज ने कहा बिल्कुल वैलिड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर है दिक्कत क्या है, वो अभी एनफोर्सेबल नहीं हो रहे क्योंकि वो, तो जज साहब कह रहे हैं भाई तू अभी इसलिए नहीं खा पा रहा क्योंकि उसमें नमक नहीं है, तू अभी एनफोर्सेबल इसलिए नहीं करा पा रहा क्योंकि उसमें कोचिंग की स्टैम्प नहीं है, उसमें डेट नहीं है। तो जज ने बोला भाई डेट डाल ले, कोचिंग की स्टैम्प लगा ले और उसे क्या बना ले, उसे भाई तू एनफोर्स बना ले, एनफोर्सेबल बना ले बाय रिमूविंग द टेक्निकल डिफेक्ट। टेक्निकल डिफेक्ट को रिमूव करके क्या बना डाल, उसे एनफोर्स कर दे, क्या दिक्कत है? बोलो भाई समझ में आई बात, बोलो रे समझ गए। आज हमने 2 कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का चैप्टर क्या हुआ, खत्म। बच्चों के मन में खुशी की लहर, 4 बजे से पहले बोलने का नहीं कुछ भी। 3:30 2 का है, 2 का तो भाई इकोनॉमिक्स के बाद घर चला जाएगा। सुन ली बात, नोट कर लिया, सिंपल सी बात है, ठीक है ना, आसान बात। अब सर क्योंकि चैप्टर आज खत्म हो जाएगा तो बिल्कुल टाइम हमारे पास बहुत है, आसानी से खत्म भी हो जाएगा, हम राइटिंग प्रैक्टिस भी करके देखेंगे। इस चैप्टर का आखिरी मुकाम आता है और वो ये है क्या, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को अगर वैलिड बनाना है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को अगर वैलिड बनाना है तो उसे वैलिड बनाने के लिए 10 लोगों को एक साथ जोड़ना पड़ेगा, 10 मसाले एक साथ लगाने पड़ेंगे, तभी वो सब्जी कंप्लीट होगी। इसका मतलब ये है कि वो 10 चीजें क्या है जो कॉन्ट्रैक्ट को क्या बनाती हैं, और ये 10 के 10 तुम्हारे आने वाला क्या बनेंगे, चैप्टर। यानी इन 10 एलिमेंट को 10 चैप्टर का रूप दे दिया जाएगा, है ना। सबसे पहले बिना पढ़े बताओ किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए सबसे बेसिक चीज क्या है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, फिर प्रॉमिस एंड कंसिडरेशन, फिर ना 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 एग्रीमेंट भी कौन सा, यानी कमर्शियल एग्रीमेंट, यानी कि वो सोशल नहीं होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, यानी 3 चीजें तुमने बता दी, बाकी 7 मैं बताऊंगा तो 10 बात पूरी हो जाएंगी। पहला ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होगा, दूसरा प्रॉमिस एंड कंसिडरेशन होना चाहिए, तीसरा वो कमर्शियल एग्रीमेंट यानी कि बाल्फर वर्सेस बाल्फर की तरह इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंटेंशन टू क्रिएट। 3 बातें समझ में आ गई। यानी हमें इतनी बात तो पता है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को फाइनली कंक्लूजन पर लाने के लिए 3 लोग तो मुझे पहली क्लास से पता है,
मैं तुम्हें ऑफर करूंगा, तुम उसे एक्सेप्ट करोगे, ऑफर एक्सेप्टेंस, फिर हम कंसिडरेशन जोड़ेंगे उसमें, पैसा लेन देन, और फिर हम उसको कहेंगे कि तुम्हारा मेरा कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कमर्स, यानी कि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल है, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप है। यानी कि तीन बातें तुमने समझ ली, तीन बातें देखो बाबू तुमने कौन समझ ली, सुनना ध्यान से। एक तुमने समझ लिया कि क्या होना चाहिए, एक तुमने समझ लिया क्या होना चाहिए, एक तुमने समझ लिया क्या होना चाहिए, तीन बातें समझ गए तुम। यानी तीन बातें तो हमें पता है सर, अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें हमें ये बात समझ में आती है कि इन तीनों को एक साथ होना चाहिए, तब मैं कॉन्ट्रैक्ट को जन्म दे पाऊंगा। लेकिन जज साहब ने बोला भाई तीन तिगाड़ा, इसलिए 7 और जोड़ेंगे, 10 का दम। क्या रखेंगे सर, 10 लोगों को एक साथ जोड़ना है, 10 को, ठीक है ना। अब वो 10 लोग कौन है जिन्हें जोड़कर एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाएगा। सबसे पहला देखो मैंने क्या वर्ड लिख के दिया यहां पे, बताओ। अफोर्सेड का मतलब क्या होता है, अफोर्सेड का मतलब होता है ऊपर दी गई बातें, अबव प्रोविजन, यानी ऊपर जो मैंने दिया अफोर्सेड। अब किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को अगर तुम्हें वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हो, तभी वो क्या बनेगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। आसान सी बात है, ये सिंपल सा एक एग्जांपल हो गया ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का। ए ने बी को ऑफर दिया, भाई मेरी बाइक खरीद ले 50,000 में, बी ने बोला हाँ भाई खरीद लूंगा, तो ये क्या होगा, ए का ऑफर और बी की। अब ये ऑफर एक्सेप्टेंस एक्सप्रेस के अलावा इंप्लाइड हो सकती है, नहीं हो सकती है, इंप्लाइड भी हो सकती है। कुली ने तुम्हारा सामान उठाया, चाहे तुम कुछ ना कहो मैंने सुन लिया, गाना बजा, ठीक है, और तुम उसके साथ, तो इंप्लाइड ऑफर, और तुम्हारा मना ना करना इंप्लाइड। जज ने बोला चाहे बोलकर करो, लिख कर करो, चाहे इंप्लाइड करके लिखो, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को जन्म देने का पहला पड़ाव हमेशा क्या होगा, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के बाद अगला पड़ाव क्या होगा। ऐसा कौन सा केस लॉ था जिसमें लीगल रिलेशन नहीं आता था, है ना। सोशल और डोमेस्टिक में पार्टी डज नॉट इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशन, केस लॉ का नाम बाल्फर वर्सेस, कोई बात नहीं 1919 याद ना रहे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मतलब केस लॉ के ईयर का याद रखने की कोई रेलिवेंसी नहीं है, नाम याद हो जाए वो बड़ी बात है हमारे लिए। तो एज पर बाल्फर वर्सेस बाल्फर, पार्टी डज नॉट हैविंग इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, इसलिए वो क्या नहीं होगा। हाँ एग्जाम्पल पढ़ लेना, बंटी ने बबली को डिनर पे बुलाया, ठीक है, बी बबली कह लेगी ठीक है मैं डिनर पे आऊंगी, सोशल एग्रीमेंट है या नहीं है, डिनर, शादी का इनविटेशन, बर्थडे पार्टीज, पॉकेट मनी। बंटी बबली उसके घर पे पहुंची, ए कह रहा है मजाक कर रहा था मैं, खाना ही नहीं है, रोटी तो तू बनाएगी, रोटी सब्जी तुझे बना दी है, मिलके खाएंगे। तो पिटेगा नहीं पिटेगा बंटी, मैं मुझे खाने पे बुला रहा, फिर कह रहा रोटी सब्जी तू ही बनाएगी, है कि नहीं बात। ए ने उसको खाना नहीं दिया, क्या बी स्यू कर सकती है, नहीं। तो यहां दीदी बहुत धोखा हुआ तुम्हारे साथ, खाना तुम बनाओ ना बनाओ लेकिन कोर्ट नहीं जा सकती आप, ठीक है। तो चाहो तो किसी से मजे ले लेना, किसी को डिनर पे बुलाना अपने घर दोस्त को, और क्या कहते ना खाना तो तू बनाएगा इसलिए तो बुलाया, मिलके खाएंगे, लेकिन वो कोर्ट में जाएगा क्या, है कि नहीं बात। ये मैं कर चुका लॉ पढ़ाने के बाद। एक दोस्त को चाय पे बुलाया, भाई चाय पिएगा ना, वो कह रहा और क्या क्यों आया, बना ले मैं भी पी लूंगा, ठीक है। फिर वो कह बनाने गया, फिर वो चल यार बना ही लेता हूँ, लेकिन लीगली क्या वो केस कर देगा कि भाई तूने चाय पे बुलाया, डिनर पे बुलाया, बर्थडे पे बुलाया, एनिवर्सरी बुलाया, अब बुला के कह रहा है कि खाना तू ही पकाएगा हमारे लिए। वो गुस्सा हो सकता है, लड़ सकता है, लेकिन रीजन सोशल एग्रीमेंट। सोशल एग्रीमेंट में कितना गुस्सा हो जाओ कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा, समझ में आई बात। अगली बात, कंसिडरेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कंसिडरेशन मतलब बदले, कंसिडरेशन का मतलब बाबू बदले। अब सुनना ध्यान से, एक बालक बहुत खतरनाक, ये भाई घड़ी वाला, हाँ क्या नाम है भाई, फैजल है ना। अब फैजल कह रहा भाई सर मुझे लॉ पढ़ा दो, मैंने कहा हाँ भाई बिल्कुल लॉ पढ़ा रहा हूँ, पर कह रहा सर फीस मत लेना, मैंने कहा क्यों, कह रहा सर फीस की जगह ऐसी पुड़िया लाया हूँ
वो देखिए आपने संजू पिक्चर, संजू पिक्चर है ना, एक बार सूंघना हाई हो गया। मैंने कहा भाई कैसी ऐसी बातें कर रहा तू टीचर के साथ, कह रहे चलो छोड़ो 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 चलो ऐसा, आई एम सॉरी सर, एक काम करते हैं सर, वो देखिए कबीर सिंह ऐसा इंजेक्शन लाया हूँ ऐसा जैसे वो लगाता था ना इंजेक्शन लगा के ड्रग्स लेके इलाज करता था, सर कबीर सिंह वाला ऐसा खतरनाक इंजेक्शन लाया हूँ, इंजेक्शन लगा हाई होके पढ़ाना सर, मतलब ऐसा लगे सर वहां लटक के पढ़ा रहे हैं। फिर भाई फैजल क्या बोल रहा है, सर देखो मैं गलत कुछ भी नहीं कह रहा, आपके हिसाब से जितना लॉ पढ़ा बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, आपने बोला कि मैं जो पढ़ाऊंगा उसके बदले हमेशा कंसीडरेशन होना चाहिए, तो कंसीडरेशन अगर मैं ड्रग्स दे रहा हूं तो दिक्कत क्या है सर, आपने बोला था कंसीडरेशन होना चाहिए 2D, आपने बोला 2D कंसीडरेशन, कंसीडरेशन दे तो रहा हूं, अब मेरे पास इंजेक्शन रखे तो ले लो ना इंजेक्शन, बताओ अब क्या इंजेक्शन लगाता रहो, सर लॉ की फीस 10,000 रुपए, 2 इंजेक्शन मेरी तरफ से, वैलिड इनवैलिड, तो बताओ कंसीडरेशन अगर लॉ ने लिख दिया तो कंसीडरेशन कैसा होना चाहिए, यानी कंसीडरेशन शुड बी लॉफुल, है कि नहीं बात, बोलो बात समझ आई ना। अब मान लो भाई कोई हमारी दीदी, हमारी है दीदी, क्या नाम है, कहाँ रहती हो, मेरठ में, अब मेरठ तो वैसे भी आजाद क्रांतिकारियों का शहर रहा है भाई, मेरी मम्मी भी मेरठ की है ना, क्रांतिकारी का शहर। अब दीदी कह रही सर मैं आपसे लॉ पढ़ रही हूँ, मेरठ से आई हूँ, फीस मत लेना, मैंने कहा मतलब, फीस के मतलब मेरठ में किसी को उठाना हो, टपकाना हो, हड्डी तुड़वानी हो, किडनैपिंग हो, और ये तो छोड़ो अगर मेरठ में कोई पंगा हो जाए किसी भी थाने में चले जाओ, आयुषी बहन का नाम ले लेना, आयुषी बहन का भाई हूं मैं, पुलिस वाला अपनी गद्दी में बिठा के चाय पिलाएगा सर, ऐसे मत सोच लेना, मेरठ में पूरे बेगमपुल पे राज है मेरा, बेगमपुल ही है ना भाई, है कि नहीं बात, ठीक है ना, पूरे एरिया पे राज है मेरा, मेरठ की चिंता नहीं करने का। अब ये बताओ, कह रही सर आपने तो कहा था कंसीडरेशन होना चाहिए, कंसीडरेशन दे तो रही हूं क्या, 1 ईयर सपोर्ट सर्विस इन मेरठ मेंबरशिप, वैलिड इनवैलिड, तो जज ने बोला इलीगल काम की कोई डेफिनेशन नहीं है, बस मैं ये लिख देता हूं कंसीडरेशन शुड बी, कंसीडरेशन शुड बी, कंसीडरेशन जो लोगे बाबू क्या होना चाहिए, तो कंसीडरेशन में लॉफुल की डेफिनेशन क्रिमिनल एक्ट में जाने की जरूरत नहीं है कि व्हाट आर द एक्ट विच आर अनलॉफुल एज पर क्रिमिनल एक्ट, ऐसे कहता है स्टिक टू द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बस लॉफुल की बेसिक बातें बतानी चाहिए कि किडनैपिंग, मारपिटाई, हड्डी तोड़ना, ये सब करना अनलॉफुल होता है, ड्रग्स देना, इंजेक्शन देना, ये सब क्या होता है, बेसिक जानकारी होनी चाहिए जो आम आदमी को होती है, बस इतना ही बहुत है तुम्हारे लिए, समझ में ये बात। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या हुआ, कंसीडरेशन होना जरूरी है, कंसीडरेशन नहीं हुआ तो, अगर मैं बोलूं भाई नो कंसीडरेशन इजिकल टू नो एग्रीमेंट या नो कॉन्ट्रैक्ट, ये बात सच है झूठ है, नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। अगली बात, इफ देयर इज अ कंसीडरेशन, यस देयर इज अ कंसीडरेशन, तो क्या हर कंसीडरेशन का होना वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, क्या लिखना पड़ेगा, इट शुड बी लॉ। दो बातें याद रखनी है, दो बातें, एक तो कंसीडरेशन होना चाहिए और दूसरा कानूनी तौर पर वो वैलिड कंसीडरेशन होना। अब आज का खतरनाक लीगल वर्ड, अगर मैं कंसीडरेशन नहीं ले रहा, अगर मैं तुमसे कंसीडरेशन नहीं ले रहा, मैंने कहा चलो तुम पढ़ लो, कोई पैसे मत देना, कोई कंसीडरेशन नहीं है, तो बच्चा पता क्या बोलेगा, सर ये मेरा काम आपके लिए क्या है, फ्री है ना, ये लिखवाया था वर्ड मैंने। अब फ्री को क्या बोला जाता है बाबू, इसलिए जब भी तुम लीगल डेफिनेशन पढ़ोगे तो हमेशा क्या वर्ड लिखा मिलेगा, फ्री वर्ड नहीं लिखा मिलेगा, एज पर सेक्शन 23, वो बात की बात है, बाद में याद करेंगे। एग्रीमेंट मस्ट बी सपोर्टेड बाय लॉफुल कंसीडरेशन, एनी ग्रेशियस प्रॉमिस आर नॉट, ग्रेशियस मतलब बाबू फ्री, कोई भी फ्री वादा कोर्ट में जाने लायक एनफोर्सेबल नहीं है। अगली बात, कंसीडरेशन एक तो फ्री नहीं होना चाहिए ऑब्वियसली बात, और वो हमेशा क्या होगा, लॉफुल। बोलो समझा की बात, ठीक है। तो तीसरा तत्व हमने क्या पढ़ा, कंसीडरेशन, है ना। अगली बात सर यहां आती है कैपेसिटी, क्या आती है बात,
कैपेसिटी का मतलब है दोस्तों क्या तुम कॉन्ट्रैक्ट करने लायक हो या नहीं हो। एक चीज जो बचपन जानते आ रहे, कौन व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करने लायक नहीं होता, अभी पढ़ाया एज पर सेक्शन 2G बाबू, एज पर सेक्शन माइनर और अनसाउंड माइंड के साथ किए कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, सॉरी एग्रीमेंट क्या होते हैं। अब सुनना ध्यान से, एक खतरनाक बात है ना, सुनना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं। अब तुम्हें धीरे धीरे उस लेवल पे आना पड़ेगा दोस्तों जब तुम 2 या 3 सेक्शन एक साथ मर्ज करके पढ़ो। तो आज मैं तुम्हें सिखाता हूं लेवल नंबर 1, जिसमें तुम्हें पता लगेगा कि एक कॉन्सेप्ट को एक सेक्शन से नहीं, एक कॉन्सेप्ट को एक से ज्यादा यानी 2 सेक्शन से लिखा जाता है। अब जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आया कि एक व्यक्ति ने एक बच्चे के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और फिर वो बच्चे से कह रहा है भाई तुझे कॉन्ट्रैक्ट के तुझे सामान देना पड़ेगा। तो पहला कॉन्सेप्ट ये आ गया जो तुमने पढ़ लिया, क्या तुम लिखोगे सर एज पर सेक्शन 2G, उसकी डेफिनेशन लिख दी, एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज वॉइड एग्रीमेंट, देयरफॉर एनी एग्रीमेंट विद माइनर इज, किसी बच्चे के साथ किए हुए एग्रीमेंट क्या होंगे, ये बात लिख दी, बोलो लिख दी ना। अब ये बात तो मैंने ये लिखी है कि किसी बच्चे के साथ किए एग्रीमेंट क्या होते हैं, ये मैंने एग्रीमेंट करने वाले के साथ का रिजल्ट बताया है। 18 से नीचे यानी 17 साढ़े 17 साल का भी व्यक्ति होगा क्या होगा, माइनर। पढ़ेंगे माइनर के पूरे चैप्टर, मजे ही मजे तुम्हारे, मजे मजे बीम चलेगा। माइनर हो, माइनर वाले चैप्टर का इंतजार करो, उन बच्चों के लिए इंतजार है ना। हाँ ठीक है, अब सुनो ध्यान से, एक सेक्शन 2G हो गया, एक सेक्शन लिखा है सेक्शन 11, क्या लिखा है, तो सेक्शन 11 कहता है कौन कॉन्ट्रैक्ट के लायक होता है। अब मुझे बताओ, अब मैं तुमसे कह रहा हूं क्या तुम दोनों सेक्शन मर्ज करके एक कॉमन लॉ बता सकते हो, है ना। एक पहला सेक्शन 11 कहता है हु इज एलिजिबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, हु इज कैपेबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। कौन कैपेबल होगा कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, जो मेजर होगा, या फिर ऐसे कहते हैं जो माइनर होगा वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल नहीं होगा। फिर सेक्शन इसके साथ जोड़ो 2G कि अगर माइनर के साथ किया तो वो क्या होगा। अब समझे क्या कहना चाह रहा हूं मैं, सेक्शन 2 बोलो, पहले सेक्शन 11 लिखते हैं। सेक्शन 11 ने क्या बोला, कौन कॉन्ट्रैक्ट करने, तो सेक्शन 11 ने बोला कौन कॉन्ट्रैक्ट करने लायक है, माइनर नहीं मेजर कॉन्ट्रैक्ट करने लायक है। सेक्शन 11 कहता है, सेक्शन का हेडिंग समझो पहले, सेक्शन की हेडिंग क्या है। अगर उस सेक्शन की हेडिंग नहीं समझोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। सेक्शन 11 की हेडिंग है कौन लायक है, क्या हेडिंग है, तो सेक्शन ने बोला एक 18 साल से ऊपर के व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करने लायक है। इसके साथ अगर मैं 2G जोड़ दूं तो 2G क्या कहता है, अगर कोई व्यक्ति मेजर नहीं है क्या है, तो उसके साथ के कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएंगे। अब देखो क्या सेक्शन 11 कहता है कौन कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल है, और सेक्शन 2G बोलता है जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं है उसके साथ क्या होगा। अब बताओ क्या ये दो सेक्शन रिलेट करते नहीं करते, बिल्कुल करते हैं, 100% करते हैं। अगर कभी भी एग्जाम में, अगर कभी भी ICAI जैसे एग्जाम में माइनर के ऊपर क्वेश्चन आया, किसके ऊपर क्वेश्चन आया, तो मुझे 11 भी लिखना पड़ेगा और 2G भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि 11 ये कहता है माइनर इज नॉट कंपिटेंट। 11 क्या बोलता है, 11 बोलता है माइनर इज नॉट कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो 11 ने बोला माइनर कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं, और 2G क्या बोलता है कि भाई जब माइनर कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं है इसलिए उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट क्या है। तो खुद बताओ मैं एग्जाम में एक ही सेक्शन से कैसे आंसर दे दूंगा। अब एग्जाम में होने वाली गलती, या तो बच्चा सेक्शन 11 से आंसर देता है, या फिर बच्चा,
और अगर वो क्वेश्चन 4 नंबर का हुआ तो 2 मिलेंगे, और 2 नंबर का हुआ तो 1 मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब तुम इसका सजेस्टेड आंसर देखोगे तो उसमें 11 भी लिखा मिलेगा, और बाबू क्या लिखा मिलेगा? 2G भी लिखा मिलेगा। 11 भी लिखा मिलेगा और 2G भी लिखा मिलेगा। समझ में आई बात? अब इसका तुम्हें सबूत दिखाता हूं एक, अगर मुझे मिल गया तो। जनवरी 25 की मेरे पास सजेस्टेड तो था, देखो कहीं लिखा मिल रहा है जनवरी 25 सजेशन? नहीं है? चलो कोई नहीं, है ना। डेस्कटॉप पे और देख लेता हूँ, सबूत तो है नालायक। रीजन में क्या दिखा रहा हूं? वही रीजन है। कोई बात नहीं ना, रीजन वही है कि ऐसी एक क्वेश्चन जनवरी 25 के एग्जाम में आया जिसमें 2 सेक्शन से नहीं 3 सेक्शन से आंसर था। कितने से? बच्चा सिर्फ 1 से लिख के आ गया, नंबर नहीं मिले, तो फिर जब कंपेयर कर तो क्या पता लगा कि वहां आंसर जब 2 या 3 सेक्शन से लिखा है तो तुम 1 से कैसे दे सकते हो। तो आज तुम्हें पता लगा दूसरा रीजन आईसीआई के नंबर डिडक्ट करने का है कि नहीं बात? पहला रीजन सेक्शंस और केस लॉ प्रेजेंटेशन ना होना, दूसरा रीजन नॉलेज का होना पर नॉलेज को कंबाइन नहीं करना। नॉलेज है तुम्हारे पास लेकिन तुमने इसे क्या नहीं किया? कंबाइन नहीं किया। देखो ये लिखी बात, अब पढ़ना ध्यान से जरा। किसी भी व्यक्ति को अगर कंटेंट में एंटर करना है तो क्या होना चाहिए? उसके अंदर वो लायक होना चाहिए कंटेंट करने के। लायक कौन होता है? मेजर बोले तो साउंड माइंड, मतलब जो दिमागी तौर पर ठीक हो। और कुछ लोग ऐसे जो मेजर भी होंगे और दिमागी तौर पर सही भी होंगे, लेकिन तब भी उन्हें जज ने डिस्क्वालीफाई कर रखा है। बताओ कौन? हाँ, जैसे जेल में सजा काटने वाला कैदी, या फिर कोई इंसॉल्वेंट व्यक्ति। दीदी इधर ध्यान दो, इधर। या फिर कोई इंसॉल्वेंट व्यक्ति। सुना की बात? तो जज ने बोला 3 लोग ऐसे होते हैं सेक्शन 11 के हिसाब से जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने लायक नहीं होते। पहला व्यक्ति होगा माइनर, दूसरा होगा और तीसरा। तो किसे डिक्लेयर कर रखा है डिस्क्वालीफाई? एक कैदी और दूसरा, तुम दोनों के बारे में जानते हो। कैदी वो होता है जो जेल में सजा काट रहा होता है। इंसॉल्वेंट व्यक्ति जो होता है जिसकी असेट उसकी लायबिलिटी नहीं चुका पाती, इसलिए इंसॉल्वेंट हो जाता है। समझ की बात? अब देखो, माइनर ने 1 लाख रुपए ले लिए और अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रख दी, तो क्या बच्चे के साथ गिरवी रखने का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा? क्या नॉट वैलिड, बिकॉज माइनर इज। अब देखो सबसे खतरनाक बात, ये वैलिड नहीं होता, वॉइड होता। ये किसने बताया? और माइनर कंपिटेंट नहीं होता, किसने बताया? यही समझाना चाह रहा हूं। तुम ये लाइन जानते हो, भली बात है, और तुम ये लिख के भी आओगे, मुझे पूरा यकीन है कि एग्रीमेंट विद द माइनर इज वॉइड बिकॉज ही इज नॉट कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज ही इज नॉट। लेकिन जब तुम लिख के आओगे तो तुम्हारा दिमाग तुमसे ये नहीं बोलता कि माइनर के साथ केवी एग्रीमेंट वॉइड होते हैं, ये बात 2G में लिखी है, और वो कंपिटेंट नहीं है, ये बात सेक्शन 11 में लिखी है। बस ये बच्चा याद नहीं रखता है ना। उसे क्या लगता है, या तो ये पूरी लाइन लिख दूंगा 2G में, एज पर सेक्शन 2G डेफिनेशन लिख दी, माइनर के साथ के एग्रीमेंट वॉइड होते हैं बिकॉज ही इज नॉट कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो 2G ने बोला वॉइड होते हैं, 2G ने ये नहीं बोला कि ही इज नॉट कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। जब कोई दूसरा बच्चा होगा वो क्या लिखेगा? एज पर सेक्शन 11 माइनर इज नॉट कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, देयरफॉर द एग्रीमेंट विद द माइनर इज वॉइड। तो जो उसने लिखा कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ये तो 11 में लिखा है, लेकिन ही इज नॉट, एग्रीमेंट विद द माइनर इज वॉइड, ये 11 में नहीं लिखा। अब लॉ की सबसे बड़ा दर्द यही है, अगर एग्जामिनर चाहता बाबू, अगर
एग्जाम में कह रहा हूं, सॉरी, अगर जज चाहता तो ये दोनों बातें एक सेक्शन में बनाई जा सकती, नहीं बनाई सकती? आप 2G में नहीं लिख सकते थे ये बात कि एग्रीमेंट विद द माइनर इज वॉइड बिकॉज ही इज नॉट कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। अब लॉ इसलिए पेचीदा होता है, यानी लॉ इसलिए ट्रिकी होता है क्योंकि एक बात तो लिख दी 2G में कि माइनर के साथ की एग्रीमेंट वॉइड होते हैं, एक बात लिख दी बहुत दूर, देखो 2 कितना दूर है और 11 कितनी दूर है, बीच में 9 सेक्शन का डिफरेंस है। एक बात लिखते हो 2G में और दूसरी बात लिखते हो 9 सेक्शन दूर 2H में, G में लिख दिया वॉइड है, पर 11 में क्या लिख रहे हो? क्योंकि वो कंपैटिबल नहीं है, कंपिटेंट नहीं है एंटर करने के लिए। तो दिस वर्ड शोज 2G एंड दिस लाइन शोज सेक्शन 11। इसलिए जब भी लॉ का आंसर दिया जाता है वो कंबाइंड सेक्शंस के साथ दिया जाता है, सिंगल सेक्शन के साथ नहीं दिया सकता। जैसे आज के बाद कभी भी माइनर के ऊपर क्वेश्चन आ गया तो तुम्हें आज की क्लास याद आ जानी चाहिए कि सर ने एक ज्ञान ये बताया था लॉ का कि लॉ इज ऑलवेज कॉम्बिनेशन ऑफ द सेक्शन नॉट द सिंगल सेक्शन। तो दोनों सेक्शन याद करेंगे तो एग्जामिनर पे बहुत ही जबरदस्त इंप्रेशन पड़ेगा। और वो इंप्रेशन अगर हो जाए पहले ही क्वेश्चन का, वो इंप्रेशन हो जाए किसका, तो इतना जबरदस्त पड़ेगा कि तुम्हारी आखिरी के आधे घंटे की गलतियां एग्जामिनर माफ करते हैं। क्योंकि हर एग्जामिनर को बताओ आखिरी के आधे घंटे में बच्चा क्या करता है, बच्चा चार्टेड अकाउंटेंट नहीं होता, बच्चा डॉक्टर होता है। समझ में आई ना बात? बच्चा क्या होता है, डॉक्टर होता है। अब एक बच्चे के बहुत ज्यादा मार्क्स कटे, बाबू एक बच्चे के बहुत ज्यादा मार्क्स कटे है ना, उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई। ये देख लेना आज, जब मैंने कहा ना हफ्ते में एक वीडियो देखा करेंगे, तो भाई इसमें तुम प्लेलिस्ट में जाओगे ना, इस प्लेलिस्ट में आना, ये उस बच्चे की गलती, ये वाली वीडियो देखना, देखो क्या लिखा है मैंने। ये क्या बन रहा है भाई, सुपर हीरो बन रहा है ना भाई, ये देख लेना, मात्र 10 मिनट की वीडियो है, अभी नहीं, ये घर के वो है। सुनो क्यों, इस बच्चे के 100 में से 22 हैं, कितने 100 में से, कारण पता है क्या, मेजर कारण क्या है, जो पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया ना उसी में सबसे कम नंबर है, यानी फर्स्ट इंप्रेशन इज, समझ आई ना बात, पहला, इसलिए मैंने उसको बताया भाई पहला क्वेश्चन सुपर हीरो की तरह होना चाहिए। सुपर हीरो मतलब वो क्वेश्चन जिसका मुझे सेक्शन भी याद हो, केस लॉ भी याद हो, लॉ में ही पकड़ो। वो क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि जब तुम पहला क्वेश्चन करो तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करो कि आईसा ने बोला क्वेश्चन नंबर 1, वहीं से क्वेश्चन नंबर 1 ही होना चाहिए, चाहे मुझे अच्छे से आता ना आता, नहीं, मुझे क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से आता है, तो पहला अटेम्प्ट कौन सा करो, क्वेश्चन नंबर 3। ऐसे नंबर देगा, पूरे देगा, इसमें कोई नंबर नहीं करते कि मैं पहला क्वेश्चन कौन सा अटेम्प्ट करूं, तीसरा करूं या छठा करूं, जरूरी नहीं है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर जो सब क्वेश्चंस हैं वो क्रोनोलॉजी में होने चाहिए, मतलब ऐसा नहीं क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट यहां लिख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट कॉपी के एंड में लिख रहा हूं, वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 3 शुरू किया, सारे पार्ट एक साथ होने चाहिए, बस कोई पार्ट तुम्हें नहीं आ रहा उसका गैप छोड़ दो, ठीक है। ऐसे आगे वाले पेज से तुम्हारा अगला क्वेश्चन चेक करेगा। पहला क्वेश्चन हमेशा करो क्या, जो आता है सुपर हीरो की तरह, जिसके सेक्शंस भी आते हैं, लॉ भी आते हैं। तो अब तक 20-25 कॉपी चेक कर ली है ना, सबकी कुछ कॉमन मिस्टेक है, कुछ अलग अलग मिस्टेक होती है कि नहीं बात, कि जैसे कुछ एग्जामिनर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, सिर्फ सोचो 100 में से 15 नंबर, भाई तू करने क्या गया एग्जाम में, 15 नंबर तो तू लॉ भी नहीं पढ़ता ना पूरे साल, पढ़ता भी नहीं, सिर्फ रीड कर लेता ऐसी, या समरी सी पढ़ लेता, यार 15 नंबर तो भी आ जाते हैं। 15 नंबर होते ही क्या है, किसी बच्चे ने कंक्लूजन में लिख दिया ना, तो भी आधा नंबर करके क्या हो जाएंगे 10-15 तक पहुंच जाएगा। तो एग्जामिनर फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो ये कॉपी देखना क्यों एग्जामिनर फ्रस्ट्रेट है उससे, है ना। तो हमें एग्जामिनर को फ्रस्ट्रेट नहीं करना, हमें एग्जामिनर को खुद को सुपर हीरो की तरह दिखाना है। पहला क्वेश्चन इतना जबरदस्त कर देंगे कि आखिरी का आधा घंटा एग्जामिनर कहेगा यार पहले इतने बढ़िया लिखा, आखिरी का आधे घंटे में मेंटल प्रेशर होगा, राइटिंग बिगड़, वो सब चलता है, वो हर एक बच्चे के साथ होता है, मैं अकेला नहीं हूं, हर सबके साथ ऐसा होता है। जब मैंने दिया था मेरे साथ भी यही था कि आखिरी घंटे में क्या होता है, दिमाग में इतना प्रेशर होता है कि राइटिंग हमेशा खराब आती है और कई बार प्रोविजन सेक्शन दिमाग से निकल जाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये, फर्स्ट क्वेश्चन सुपर हीरो होना चाहिए,
जिसमें तुम्हें ये कॉन्फिडेंस हो सर मुझे दोनों सेक्शन याद है। समझ में आ गई बात? कैपेसिटी समझ में आ गई बात? कंसिडरेशन पांचवा, ये बताओ कल मुन्ना भाई वाली क्लिप दिखाई थी, जो रुस्तम के ऊपर किया गया वो क्या था? कोर्शियन। क्या था? कोर्शियन था। तो कोर्शियन के साथ एग्रीमेंट क्या होते हैं? वॉइड या वैलिड? चप्पल कहां है मेरी? अच्छा अबे भाई तुम्हारे जैसे बच्चे होंगे ना तो किसी दिन ये फंदे पे लटक के इसी पंखे पे लटकूंगा। और अपनी आत्महत्या का कारण पता क्या लिख के जाऊंगा? ये सारे स्टूडेंट बैच के बच्चे। कोर्शियन से की एग्रीमेंट क्या होते हैं? वॉइड या वैलिड? ना बोल दीदी, वॉइड या वैलिड? पीछे वॉइड या वैलिड? अबे ना वॉइड ना वैलिड, क्या होते हैं? फिर ये वैलिड बोल रहा है, उधर से वॉइड की आवाज आ रही है। कल ही पढ़ा है, कल वाले कॉन्सेप्ट को ये कहा गया, अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई धमकी दी गई है, जैसे रुस्तम को चक्कू दिखाकर मुन्ना भाई का एग्जाम दिलाया गया, किसी के साथ कोई मेंटल प्रेशर, अब ये बताओ जैसे मम्मी पापा, अब मम्मी ने तुमसे बोल दिया, मान लो किसी बच्चे का सीए करने का मन नहीं, मम्मी ने बोल दिया सुन तुझे सीए ही करनी है अगर तू मुझे अपनी मम्मी मानती है तो, समझ बात? या फिर पापा ने बोल दिया सुन तुझे सीए ही करनी है अगर, है ना, अगर तुझे लगता है कि तेरे पापा ने तुझसे आज तक कुछ नहीं मांगा है तो आज मैं ये मांगता हूं तुझे सीए ही करनी है, मना कर दोगे? अब नहीं, ये मत, जिससे कहा वो मना कर रही कि मैं नहीं मना करूंगी। चक्कू दिखाया पापा ने, चक्कू दिखाया, बंदूक दिखाई, अगर बिना चक्कू दिखाए बिना बंदूक दिखाए फिर भी बच्चा बेचारा मेंटल प्रेशर में आके हाँ कर रहा है, यार पापा ने बोला यार आज तक कुछ नहीं मांगा आज ये मांगता हूं, तो जज ने उसे क्या नाम दिया? अनड्यू। जो तुम्हारे ऊपर ड्यू नहीं था फिर भी तुम्हें मेंटल प्रेशर के द्वारा इन्फ्लुएंस किया गया कि तुम्हें ये करना पड़ेगा। तो इसका एक एग्जांपल मैंने तुम्हें दे दिया, बाकी हम इस चैप्टर में जाएंगे जब पढ़ेंगे। जैसे कई बार माँ बाप अपने बच्चे के ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस डालते हैं, मेरे साथ भी हुआ था, और वो मेरे साथ हुआ था 10th के बाद। मेरे पापा चाहते थे मैं क्या लूं? साइंस, और कसम से मैंने साइंस ली भी। फिर मैं 10th के बाद अप्रैल और मार्च और अप्रैल के बाद, मार्च अप्रैल बैठा साइंस वाले दोस्तों के साथ साइंस की क्लास में। फिर बहुत हिम्मत करके मैंने पापा को नहीं बोला, मैंने अपने दादा को एक बात बताई। मैंने कहा दद्दू आपसे एक बात कहना चाहता हूं, बहुत दिल की बात है, जिंदगी डिपेंड है मेरी। दद्दू ने बोला क्या? कि मैंने 2 महीने साइंस पढ़ी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तीनों में 0 है मेरे। कह रहे क्या बात कर रहा है, 2 महीने पढ़ के भी? मैंने कहा मॉलिक्यूलर एलिमेंट है ना, लाइट फ्रीक्वेंसी कुछ समझ में नहीं आता मेरे। तो फिर वो कहने लगे लेकिन पापा बहुत मारेंगे। तो मेरे दादाजी ने पापा को बोला यार अब आजकल जमाना वो नहीं कि हैप्टे लगा लगा के क्लास में बिठा दिया, पता लगा 12वीं पास नहीं कर पाया है तो क्या करेगा? तो पापा समझ गए यार जब इंसान 12वीं पास नहीं कर पाएगा तो उसका करेंगे क्या? तो पापा ने बोला फिर ले ले भाई, कॉमर्स लेनी कॉमर्स ले, आर्ट्स लेनी आर्ट्स ले ले, देखेंगे। फिर मैंने कॉमर्स चूज करी। जब मैं कॉमर्स में गया तो देखो प्रेशर क्या होता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है। जब मैं कॉमर्स में गया तो 2 महीने बीत चुके थे, जनरल एंट्री पढ़ा चुके थे। मेरे कॉमर्स वाले सर ने पता क्या बोला? 2 महीने बाद आ रहा है, बेस 0 है इसका। और पापा इतना गुस्से में थे, पापा ने बोला ट्यूशन नहीं लगाऊंगा, कभी हीरो बन रहा हो। तो पूरे, तब यूट्यूब भी नहीं था, पूरे 2 महीने खुद किताब से पढ़ा गर्मियों की छुट्टी में, है ना। और जब यूनिट टेस्ट हुआ पहले चैप्टर का जनरल एंट्री का, तो हाईएस्ट तो नहीं थे पर 20 में से 18 आ गए थे। तो तब मेरे घर वाले समझ गए हो सकता है कॉमर्स में कुछ कर ले। तो ये परफेक्ट एग्जांपल है मेरे साथ किसका? अब बताओ, पिताजी ने चक्कू दिखाया, पिताजी ने रुस्तम की तरह उसको बंदूक दिखाई, लेकिन फिर भी कंसेंट फ्री है नॉट फ्री है? कंसेंट नॉट फ्री। अगर कंसेंट नॉट फ्री तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है वैलिड होता है?
क्या होता है? इसका मतलब फ्री कंसेंट वाला वो चैप्टर है जिसके अंदर किए हुए कंटेंट क्या मिलेंगे? वॉइडेबल मिलेंगे। फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, ये सब पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो कंटेंट क्या होगा? वॉइडेबल होगा। कोर्शन, ऑफेंस, कंटेंट इज, तो लिख लेना, कभी भूल जाओ। कोर्शन, अनड्यू, फ्रॉड से कंटेंट क्या होता है? अगली बात ये बताओ, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, ये काम लीगल है इलीगल है? बोलो, लीगल है ना। अच्छा, मैंने हैप्पी ने बोला सर्किट से किडनैप कर ले, ये काम लीगल है इलीगल है? अनलॉफुल, इलीगल हो गया नहीं हो गया? तो जब मैं बात करता हूं किसी काम की तो उसे बोलते हैं बाबू ऑब्जेक्ट, और जब मैं बात करता हूं कंसीडरेशन की तो उसे बोलते हैं बदले में कुछ मिलना। तो बताओ, कंसीडरेशन तो समझ में आ गया लीगल होना चाहिए, ऑब्जेक्ट लीगल होना चाहिए या इलीगल चलेगा? इसका मतलब ऑब्जेक्ट भी लीगल और, बोलना जरा, ऑब्जेक्ट भी लीगल और पक्का? अब चलो, तो एक चीज मुझे बता दो फिर। एक तरफ मैंने लिखा ऑब्जेक्ट, एक तरफ मैंने लिखा कंसीडरेशन। तुम्हें वो बताना है कि वो एग्रीमेंट वैलिड है या वॉइड है। ऑब्जेक्ट है किडनैपिंग या ड्रग, कि मैंने तुमसे कांटेक्ट किया या सर्किट ने हैप्पी से कांटेक्ट किया कि भाई म्युनिसिपैलिटी को क्या कर लियो, किडनैप। कंसीडरेशन लीगल मिल रहा है, पैसा। हैप्पी सिंह कह रहा है भाई सर्किट तूने बहुत बड़े काम किया, सर्किट यू आर रॉकिंग, ये ले पकड़ो अपने 10 लाख रुपए। काम इलीगल, बदले में जो मिल रहा है वो वैलिड वॉइड? अबे वॉइडेबल क्यों? वॉइड। इलीगल एग्रीमेंट्स क्या होते हैं? नालायक, आज ही पढ़ा, इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड, नहीं वॉइड है इनिशियो। तुम्हारे जैसे बच्चों भाई मैं आत्महत्या मुझे करनी पड़ जाएगी भाई। इलीगल एग्रीमेंट्स आर कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस आर वॉइडेबल। पहला बात समझ, पहला केस। दूसरा समझो, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तुम्हारा मेरा टारगेट उद्देश्य क्या है? पढ़ाना। तो तुम्हारा मेरा ऑब्जेक्ट हो गया टीचिंग, टीचिंग सर्विस। लेकिन तुमने बोला बदले में क्या दोगे? ऑब्जेक्ट लीगल, कंसीडरेशन ये भी क्या होगा? समझ में आया? दूसरा केस। तीसरा केस, तुमने कहा सर हम आए हैं यहां पढ़ने, हम आए यहां, तो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया टीचिंग सर्विस, और तुमने ऑफिस में दिए पैसा कैश, ऑब्जेक्ट लीगल इलीगल? बदले में जो तुमने ऑब्जेक्ट के बदले में जो दिया वो लीगल इलीगल? तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? चौथा, सर्किट हैप्पी के कहने पर सर्किट ने कर ली किडनैपिंग। दोनों का जो ऑब्जेक्ट था वो क्या था? कि काम किडनैपिंग है। ऑब्जेक्ट मतलब काम, वर्क, जो काम है वो क्या है? किडनैपिंग है। सर्किट कह रहा सर काम किडनैपिंग है, बता बदले में क्या देगा? तो उसने बोला बदले में मिलेंगे ड्रग्स। ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन, देयरफॉर एग्रीमेंट void ab initio। अब इन दोनों को मिक्स करें। अगर कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट दोनों को मिक्स किया जाए तो बताओ क्या यहां पर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट दोनों वैलिड होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? अब कंसिडरेशन लिखा है किस सेक्शन में? 2D में। कंसिडरेशन किसमें लिखा है? और ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए किसमें लिखा है? दो सेक्शन जुड़ गए, नहीं जुड़ गए? दो सेक्शन जुड़ गए, नहीं जुड़ गए? कि कंसीडरेशन में लिखा है कि कंसीडरेशन होना चाहिए लॉफुल, और 23 में लिखा है अगर अनलॉफुल हुआ तो क्या होगा? वॉइड ab initio।
ठीक है ना। अनलॉफुल ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं? जैसे कोई ऐसा काम करना जिसे कानून ने मना कर रखा है। आज का अगला लीगल वर्ड, ये नोट कर लिया, चारों सवाल। आज का अगला लीगल वर्ड, जो भी चीज कानून में रेस्ट्रिक्टेड होती है, मना होती है, उसे बोलते हैं फॉरबिडन। क्या बोलते हैं? फॉरबिडन का मतलब रोक लगाना, मना करना। जैसे ड्रग्स बेचना फॉरबिडन, मार पिटाई का एग्रीमेंट करना फॉरबिडन। कोई भी धोखाधड़ी है वो क्या है? अनलॉफुल है। अगर किसी पर्सन के साथ मार पिटाई कर रहे हो या उसकी प्रॉपर्टी को तोड़फोड़ कर रहे हो, ये भी कौन सा ऑब्जेक्ट है? अनलॉफुल। या फिर हमारे देश का कोर्ट किसी भी चीज को इमोरल या जनता के खिलाफ बता दे तो वो क्या है? जैसे जनता के खिलाफ कौन चीज होती है? रिश्वत। ब्राइब क्या होगा? इमोरल और जनता के खिलाफ। चाइल्ड लेबर इमोरल और जनता के खिलाफ, है कि नहीं बात? तो ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट जो मैंने लिख रखे हैं यहाँ, ये सब क्या है? अनलॉफुल ऑब्जेक्ट। इन चीजों के कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते आप लोग। रिश्वत का कॉन्ट्रैक्ट, या कोई चीज कानून ने मना कर रखी है उसका कॉन्ट्रैक्ट, किसी को मार पिटाई, किसी की प्रॉपर्टी तोड़ने का कॉन्ट्रैक्ट, धोखाधड़ी के कॉन्ट्रैक्ट, इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते आप। अगर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा? अनलॉफुल होगा। क्रिमिनल एक्ट जेल करेगा, कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलेगा? वॉइड। जो अनलॉफुल एग्रीमेंट होंगे वो क्या होंगे? वॉइड होंगे। छठा पॉइंट समझ में आ गया? ये पूरा चैप्टर है, जब हम इसके अंदर जाएंगे तो पढ़ेंगे। ये देखो, पढ़ना, ये पढ़ो भाई। रिश्वत देके क्या ले लेंगे? तो ये क्या बना? ये क्या लिखा है? चोरी का माल बेचेंगे, तो ये क्या बना? इलीगल और एज वेल एज वॉइड। ठीक है, समझ में आ गई बात? अगली बात सुनेंगे ध्यान से। जज साहब हमारे यहां एक कदम और आगे निकल गए। जज साहब ने बोला कुछ एग्रीमेंट ऐसे हैं जो हम पहले से ही इन सेक्शंस में लिखकर बता रहे हैं, ये तो वॉइड है, इनके बारे में तो सोचना भी मत। भाई ऐसे काम के बारे में सोचना भी मत, है ना। अब सबसे मजेदार कॉन्सेप्ट भाई, इन भैया क्या नाम है आपका? अब ऋषि भाई की शादी पक्की हो गई, 21 के होते ही लीगली काम करें, 21 के होते ही। अब ऋषि भाई का एक दोस्त, वो कह रहा है यार बताओ इसकी शादी हो रही है, मेरी नहीं हो रही। अब वो कह रहा है ऋषि से, भाई एक काम कर, मैं तुझे पैसे दे रहा हूं 5 लाख रुपए, शादी मत करियो। ऋषि भाई ने कहा ठीक है दे दे 5 लाख दे दे, शादी नहीं करूंगा, मना कर दूंगा। अब पता लगा पैसे भी ले लिए और शादी का कार्ड पहुंचा दिया दोस्त के यहाँ, मेरी शादी में जलूल आना। अब जैसी दोस्त शादी में पहुंचा तो गुस्से में पहुंचा। ऋषि भाई ने जले पे नमक छिड़क दिया। कैसे? शेरवानी देख रहा है, 5 लाख से बनवाई है, जो तूने दिए थे वो इससे बनाई 5 लाख रुपए। अब भाई दोस्त को और गुस्सा आ रहा, दोस्त कह रहा है यार एक तो 5 लाख रुपए मेरे ले लिए, शादी भी कर रहा है और चिढ़ा रहा है कि शेरवानी जो पहन रखी है वो तेरे पैसों से बनवाई है। अब ऋषि ने बोला भाई शादी तो हो गई इसकी। अगले दिन ही ऋषि के ऊपर दोस्त ने केस कर दिया कि जज साहब मैंने इससे बोला था ये ले पकड़ 5 लाख रुपए, इस लड़की से शादी मत करियो, इनने शादी कर ली, मेरा किया हुआ एग्रीमेंट तोड़ लिया, अब इससे बोलो शादी तो हो गई, 5 लाख लौटा मेरे। लौटाने पड़ेंगे? क्यों? गलत जवाब। जज साहब ने बोला किसी को शादी करने से रोकना। अगला लीगल वर्ड लिखो, रेस्ट्रेन का मतलब होता है रोकना। किसी को शादी करने से रोकना वॉइड है, क्योंकि यह बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। हमारे देश के संविधान में लिखा है भारत के हर एक नागरिक का मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंगली एलिजिबल होकर शादी करने का पूरा, यानी इन इंडिया नो वन कैन स्टॉप द अदर पर्सन टू गेट मैरिड। इवन माँ बाप भी नहीं रोक सकते। मतलब मैरिज एक्ट में लिखा है कि माँ बाप को भी नहीं रोका था, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आपका ये। समझ में ना बात? क्या राइट है? संवैधानिक अधिकार कि आपको कोई भी व्यक्ति शादी करने से नहीं रोक सकता। अगली बात भाई, मान लो ऊपर तो लाइब्रेरी है,
ऊपर एक और सीए की कोचिंग खुल गई। अब कोचिंग वाले जा रहे हैं, भाई जब हम यहाँ पहले ही सीए को बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तू नहीं खोल सकता कोचिंग। खोल सकते नहीं खोल सकते? क्यों? लॉफुली आंसर देना है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, इसे बोलते हैं रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड। क्या बोलते हैं बाबू? किसी को लीगल बिजनेस करने से आप इंडिया में नहीं रोक सकते। जज कह रहे हैं भाई अगर ऊपर भी सीए कोचिंग है, तुम्हारी भी सीए भी कोचिंग है, तो तुम उसे कैसे रोक सकते हो? और तुम पैसे देकर भी उसे कैसे रोक सकते हो? बिल्कुल नहीं रोक सकते। जब वो करना चाह रहा है तो क्या तुमने देखा नहीं कि एक सिमिलर तरह की दुकान एक साथ खुली हुई है? एक आइसक्रीम वाला, क्वालिटी वॉल्स, बगल में मदर डेयरी वाला, अमूल वाला, एक जगह खड़े नहीं खड़े? तो कोई एक दूसरे को रोक देगा भाई एक साथ कैसे खड़े हो तुम? तो जज ने बोला ये कॉन्टेंट की बात नहीं है, ये संवैधानिक अधिकार है। एक बंदा लीगल बिजनेस दूसरे सेम लीगल बिजनेस के साथ कर सकता है, बाद में उसका बिजनेस बढ़िया चल जाए, उसके बाद दुकान भी खोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बातें हम पढ़ेंगे कब? जब हम कहां पहुंचेंगे? सेक्शन 24 से 30 तक, है ना। अगली बात देखो, वेज, जैसे आईपीएल चलता है तो लोग ड्रीम 11 लगाते हैं, ड्रीम 11 खेल रहे हैं, कोई क्रिक 11 खेल रहे हैं, वो तो लीगल है क्योंकि गवर्नमेंट ने लीगल कर रखा है। लेकिन मान लो तुम और मैं यहाँ किताब खोलने के बजाय आईपीएल का मैच चल रहा लाइव, बोल अगले ओवर में बोल, ये कह रहा सर लग गई 1000 रुपए की, अगले ओवर में 10 रन, ये कह रहे लग गई 1000 रुपए की, अगले ओवर में 15 रन, 2 छक्के मारेगा कोहली। तो ऐसा बैठा के किसी को प्रिडिक्शन करवाना, इसे बोलते हैं सट्टा। क्या बोलते हैं? और सट्टे को लीगल भाषा में बोलते हैं वेजर। क्या बोलते हैं? अगर कोई भी सट्टे के एग्रीमेंट किया है, सट्टे का एग्रीमेंट, तो इंडिया में क्या होगा? वॉइड। तो आपको इंडिया में वो एग्रीमेंट करने हैं जिन्हें कानून ने मना नहीं कर रखा। इन सभी 1 2 3 4 5 6 7 इन सभी 7 के 7 एग्रीमेंट को कानून ने क्या कर रखा है? लिखकर वॉइड कर रखा है। तो जज ने बोला एग्रीमेंट वो होने चाहिए जो लॉ के द्वारा नॉट डिक्लेयर वॉइड हो, जो नॉट डिक्लेयर वॉइड हो। तो हमने बोला नॉट डिक्लेयर वॉइड हो, तो हमें बता दो कि डिक्लेयर वॉइड कौन से हैं। तो ये 7 के 7 क्या है? डिक्लेयर्ड वॉइड। शादी से रोकना, बिना कंसिडरेशन के एग्रीमेंट कर लेना, किसी को, अब देखो, किसी को कोर्ट जाने से रोकना। कहां जाने से रोकना? इसका मतलब तुम क्या कर रहे हो? गवाह खरीद रहे हो। भाई किसी ने कोई चोरी करते हुए देख लिया, वो कह रहा सर मैं आपका साथ दूंगा, मैं गवाही दूंगा, तुम पैसे दे रहे हो, कोर्ट मत जाइयो, तो गवाह खरीदना। डिक्लेयर वॉइड। किसी को बिजनेस करने से रोकना, डिक्लेयर वॉइड। सट्टा खेलना जो लीगल नहीं है हमारे देश में, डिक्लेयर्ड वॉइड। तो हमें वो कॉन्ट्रैक्ट करने जो, बोलो भाई, नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड हो, जो नॉट डिक्लेयर वॉइड हो। ठीक है। अगली बात सर, 8वीं बात, कॉन्ट्रैक्ट जो, अब बताओ, एक बालक भाई क्लास ले लेके 2-3 महीने में क्या हो चुका है? बोर नहीं, बिल्कुल ही बेचारा गुमसुम, पता नहीं लग रहा जीवन कहां जा रहा है, चुपचाप अनसाउंड जैसा हो गया, चलो, है ना। और वो गया चुपचाप, बाइक रोकी, अपनी गाड़ी रोकी, मेडिकल स्टोर पे सीढ़ियां चढ़ा, और मेडिकल स्टोर वाले से कह रहा है भैया दवाई दे देना। कौन सी? कोई भी दे दो, खा लूंगा। दवाई दे दो, कोई भी, दिमाग खराब हो रहा है, कोई भी। अभी बताओ मेडिकल स्टोर वाले से मुझे ले रहे नहीं ले रहे? मेडिकल स्टोर वाला कह रहा है भैया ये क्या तरीका है? भैया दवाई दे दो, कोई भी, नीली पीली गोली कोई भी चलेगी, दवाई दे दो। कौन सी? कोई भी। ये कोई भी दवाई क्या वैलिड हो जाएगी? तो मेडिकल स्टोर वाला जमाल घोटा दे देगा तुम्हें, है कि नहीं बात? अब ऐसे लोग होते हैं दुनिया में। एक बंदा इंग्लैंड में एक तेल की दुकान पे पहुंचा, और जो ऑयल वाला तेल वाला था वो 4 या 5 तेल में डील करता था। वो कह रहा है भाई मेरे यहाँ सरसों का तेल भी आता है, मेरे यहाँ नारियल का तेल भी आता है, रिफाइंड ऑयल भी आता है। अब तुम उसकी दुकान पे जाकर कह रहे भैया 1 लीटर तेल दे देना, भैया 1 लीटर तेल दे दो, भाई तो उसे कंफ्यूज कर रहे हो ना। जिसे हम बोलते हैं भाई तू कंफ्यूज मत कर, ये बता दे सरसों का तेल देना, नारियल का तेल देना है।
मेडिकल स्टोर वाला बोलेगा भाई ये बता दे सर दर्द की दवाई देनी है, पेट दर्द की दवाई देनी है। कंफ्यूज मत कर। उस कंफ्यूजन को लीगल भाषा में क्या बोला जाता है? एग्रीमेंट तुम्हारा सर्टेन होना चाहिए, दैट शुड बी नॉट। अब तुमने बोला सर लॉ पढ़ना, आपसे फीस कितनी है? मैंने कहा या तो 15 दे देना या 16 दे देना, है ना, या तो 15,000 दे देना या फिर, तो इसका मतलब मैं तुम्हें क्या कर रहा हूं? कंफ्यूज। यानी कि एग्रीमेंट मस्ट भी क्या होना चाहिए? सर्टेन। अब देखो ये लिखी बात, पढ़ना एग्जांपल पहला। अब ये वॉइड होगा वैलिड होगा? वॉइड, क्योंकि वो क्या नहीं बता रहा, कौन सा है। मैंने तुमसे बोला या तो फीस होगी 5,000 या 1,000, एग्रीमेंट क्या होगा? कारण सर्टेनिटी नहीं है। सर्टेनिटी का मतलब होता है बात को ऐसे कहना कि सामने वाला क्या ना हो, कंफ्यूज। अनसर्टेन एग्रीमेंट, इसका मतलब जो एग्रीमेंट क्या होंगे? अनसर्टेन एग्रीमेंट्स आर, सिंपल एग्जांपल, अनसर्टेन एग्रीमेंट्स आर वॉइड होते हैं। और भाई कुछ लोग होते हैं बिल्कुल हिंदी सिनेमा से पूरी तरीके से इंस्पायर। अब अक्षय कुमार ने एक बार शिल्पा शेट्टी से बोल लिया बहुत साल पहले, तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, इन हवाओं को इन घटाओं को मोड़ लाऊंगा मैं। आया याद है ना? तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं। शिल्पा शेट्टी निकली अपनी क्लास की, शिल्पा कह रही तोड़ के ला, तोड़ के ला, कानून के आगे फालतू मत बोलियो, तोड़ के ला। अब ये एग्रीमेंट अक्षय कुमार ने शिल्पा शेट्टी से कर लिया कि तुम मुझसे अगर शादी करेगी तो चांद तारे तोड़ लाऊंगा। सिनेमा, हिंदी सिनेमा डायलॉग। और लेटेस्ट गाना वो वाला कि फलक पे मैं जाऊंगा 16 तारे लेके आऊंगा, ऐसे कुछ गाना ना वो, हाँ तेरे वास्ते में। अब जिस लड़की से कह रहा है ना, वो भी अपनी क्लास की निकली, वो भी कह रहे फालतू मत बोल, तोड़ के ला पहले। हमें बचपन में साइंस पढ़ी है, हमारी जो धरती है ना वो चांद तारे से छोटी है। तू पूरे तारे ले आएगा, हमारी धरती तारे के अंदर चली जाएगी। तो उन्होंने कहा इतना बड़ा होगा, पढ़ी लिखी बातें कर ले। तो जज के पास से कॉन्ट्रैक्ट चला गया है कि भाई इसने बोला था कि मैं इससे शादी करूंगी तो ये चांद तारे तोड़ के लाएगा। मैंने चांद तारे के चक्कर में इससे शादी कर ली, अब ये चांद तारे लेके नहीं आ रहा, कह रहा रामलीला से रेडियम वाले ला दूंगा। जज ने क्या बोला? जज ने बोला दीदी घबराओ मत, तुम्हारे लिए बनाया है पॉइंट नंबर 9, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। कोई भाई बहन हमारे बंगाल से है क्या? है कोई भाई बहन बंगाल से? कोई नहीं आया बंगाल से? तो पता लगा एक भाई मेरा स्टूडेंट पिछले से पिछली क्लास में बंगाल से था, वो कह रहा सर चांद तारे छोटी बात है, हमारा चलता है ब्लैक मैजिक, मरे हुए को जिंदा कर सकता हूं। मैंने कहा भाई फिर से बोलिए। भैया सर छोटी बातें, चांद तारे तोड़ लाऊंगा, खजाना ढूंढ लाऊंगा, सब छोटी बातें। कभी आओ बंगाल में, मरे हुए को ना जिंदा कर दिया। मैंने कहा बंगाल में मरे हुए को जिंदा करते थे? अरे हमारे यहाँ ब्लैक मैजिक का चलन है, देखा है ना ब्लैक मैजिक? तो वो बंगाल का फेमस एक वो है, मैजिक है। अब वो मैजिक भले जिसने बनाया हो लोगों के भले के लिए बनाया हो, लेकिन लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया? गलत इस्तेमाल। और आजकल की पढ़े लिखे टाइम पर भी अगर तुम ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो कि यार मरे हुए को जिंदा कर देंगे, तो एग्रीमेंट क्या है? रीजन बीइंग पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस का ना होना क्या बनेगा? ऐसी खजाना ढूंढ लूंगा। फिल्म, हॉलीवुड की फिल्मों में अच्छा लगता है कि किसी ट्रेजर को, खजाने को ढूंढ के लिया है, लेकिन वो रियलिटी में मरे हुए को जिंदा करना फिल्मों में अच्छा लग सकता है। रजनीकांत हो सकते हैं वो, शिवाजी द बॉस, उसमें रजनीकांत मर के क्या हो गए थे? तो भाई रजनीकांत मर के जिंदा हो सकते हैं, हम नहीं हो सकते, कानून नहीं हो सकता। तो जज ने बोला ऐसे एग्रीमेंट क्या होंगे? एग्रीमेंट कौन से वैलिड होंगे? जिसमें क्या हो? पॉसिबिलिटी। और आखिरी तो हम पहली क्लास से पढ़ रहे हैं। भाई अगर तुम्हें मुझ पे शक है कि मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा फीस लेने के बाद, तो क्या कर लो? रिटन में ले लो। तुम्हें और शक है तो भाई साइन मेरे साथ साथ विटनेस के भी साइन करा लो कि भैया मैंने ऐसा एग्रीमेंट
जो तुम्हें लीगल फॉर्मेलिटी बनती है बनाओ, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को परफेक्टली वैलिड बनाने के लिए जो लीगल बनता है करो, साइन करो, राइटिंग में लो, रजिस्ट्रेशन करो, जो करना है करो। अभी रुक जाओ, कितने हो गए? एक अभी डाउट लूंगा, रुक जाओ, मुझे फाइनल बात तो बता दो जो इंपॉर्टेंट है। अभी 4 बन जाए, बहुत टाइम है। नहीं भाई, वॉइड वॉइड है वो, वॉइड। सुनो, ये सारे एलिमेंट पढ़ा है, इन एलिमेंट को और जितना मैंने बताया इसको और डिटेल में पढ़ेंगे अगली क्लास से। नहीं रुक जाओ, इन सब में सब कुछ ठीक था बाबू, इन सब में सब कुछ ठीक था, पर एक बालक कह रहा है सर सब कुछ ठीक है लेकिन मैं 18 साल का नहीं हुआ। 9 की 9 चीजें मौजूद है, वो कह रहा है 18 का नहीं हुआ, 9 चीजें मौजूद है। अब यही खतरनाक बात है, वॉइड। यानी जज साहब कह रहे हैं यहां मेजॉरिटी का कोई खेल नहीं है, यहां मेजॉरिटी का। अच्छा सुनो अगली बात, समझ जाओगे अब तुम बात। सारी चीजें सेम है, सारी चीजें सेम है। इस बार तुमने बोला कि सर जो कंसीडरेशन है ना वो मैं आपको लीगल नहीं दे पाऊंगा या कंसीडरेशन दूंगा ही नहीं। तो देखो 9 की 9 चीजें मौजूद है लेकिन फिर भी एग्रीमेंट क्या होगा? तो जज ने बोला भाई ये सारे के सारे किसमें है? और में नहीं है, किसमें है? प्लस में है। और ये सारे के सारे मिलके क्या गाना गाते हैं? हम साथ साथ हैं। वाइब मैच कर रहा है भाई, ये सारे के सारे मिलके क्या गाना गाते हैं? हम साथ साथ हैं। इसका मतलब भाई प्लीज श्योर नहीं हो जाओ, हम साथ। और बच्चन साहब ने बोला या फिर इसे ऐसे याद कर लो, एक भी बच्चा छूटा सुरक्षा का चक्र, अरे पोलियो ड्रॉप नहीं थी बचपन में, एक भी बच्चा छूटा, ऐसी इनमें से अगर एक भी बच्चा छूटा तो कॉन्ट्रैक्ट का चक्र टूटा। एक भी बच्चे को छोड़ना नहीं है, ठीक है। और आज जो हमने कसम खाई थी सर इसके बिना क्लास ओवर नहीं हो सकती, एक क्वेश्चन लिखना है बस, ज्यादा नहीं, एक यहां लिखना है। अब मान लो तुम्हारे एग्जाम का क्वेश्चन बहुत पुराना नहीं है, 2020 में पूछा गया 3 सवाल। मैं कह रहा हूं आज तुम तीनों मत लिखो, इसे मत लिखो, इसे होमवर्क में लिख लेंगे, इसे अभी लिख के दिखा दो मुझे, कॉपी में लिखना है। हाँ बोलो, मैं डाउट ले रहा हूं, बाकी बच्चे लिखेंगे। सर फॉर एग्जांपल सर आपने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट किया बाइक खरीदने को, है ना, मैंने अपनी बाइक अपने आप ट्रांसफर कर दिया, आपने अपने विटनेस से भी साइन करा दी, बाइक बेची थी से जा रही थी, आप मुझे पैसे नहीं दे रहे सर, मैं कोर्ट में चला गया। अब सर आपने विटनेस से जाएगा सर, आपके साथ फिर आपको विटनेस होता, अगर जरूरत पड़ेगी तो, अगर आप पैसे नहीं पाए तो विटनेस को देनी पड़ेगी पैसे नहीं तो उसका क्या काम है? वो तो कहेगा कि भाई मेरे सामने डील हुई थी, बात करता हूं, बाकी आप जानो इनका काम जाने। भाई मैंने तुमसे कांटेक्ट किया है ना, या मैंने इनसे कांटेक्ट किया, मैंने विटनेस बना लिया तुम्हें, तो तुम्हें थोड़ी जेल हो जाएगी। तुम तो कह दोगे हाँ मेरे सामने हुआ, बात खत्म, सर मुझे तो आजादी दो। बात नहीं करो, सर वो उसी गवर्नमेंट से ना पूरा प्रोविजन में लिखा है सर, उसी तरीके से लिखना है पूरा। अदो क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक कुली ने सामान पिक किया,
रेम्बो का और स्टेशन से बाहर आ गया, उसने पूछा नहीं भाई तेरे सामान ले जाऊं ले जाऊं, लेकिन रेम्बो ने बिना बोले उसे क्या कर दिया, किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है उसे एक्सप्लेन कर दो, है ना। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन याद है? क्या डेफिनेशन थी? कोई बात नहीं, शुरू शुरू में देख के लिखना हो तो देख के लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। हेडिंग क्या डाला? है ना, प्रोविजन। प्रोविजन में क्या लिखूंगा? अब इसका सेक्शन तो है नहीं क्योंकि इसके तो केस थे, तो एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन, ये वाला वर्ड हम यहां लगाएंगे, है ना। जब तुम्हें केस लॉ ना पता हो या सेक्शन ना पता हो तो हम ये लिख सकते हैं एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। क्या लिखेंगे? implied contracts are the contract, बोलना क्या लिखेंगे? are the contracts which is, कोई बात नहीं, आज लिखना 2 4 10 15 क्लास अगर देख के भी लिखना तो लिख लो, तुम्हें पता होना चाहिए कि लिखना सही लिखना इंपॉर्टेंट है बजाय इधर उधर लिखना। फिर देख के लिखने के बाद फिर ट्राई करो उससे बिना देखे लिखना, विच इज मेड, इंपॉर्टेंट वर्ड क्या था? अदरवाइज देन वर्ड स्पोकन और रिटन। फिर इसके आगे क्या लिखा था? इट इज द कॉन्ट्रैक्ट विच इज इन्फर्ड, वर्ड इंपॉर्टेंट है, इन्फर्ड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ पार्टीज। है ना। फिर आगे हम लिख सकते हैं, इसमें कोई एक दूसरे बोलता तो है नहीं, ठीक है ना। या फिर आप कैसे, इसमें एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल लगेज पिक या टेकन बाय कुली। दूसरा क्या बताया था? बोलो। हाँ, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ट्रांसपोर्ट या बोर्ड इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, है ना। बस में चढ़ने को क्या बोलते हैं? बोर्डिंग इन बस, बोर्डिंग इन बस और ऑटो, या फिर शू पॉलिश। शू पॉलिश वाले ने क्या किया? जूते पकड़ लिए तुम्हारे और तुम उसे कह भी नहीं रहे कुछ, और पॉलिश करके पहना रहा है, तो पैसे देने पड़ेंगे। सर वो टीका लगाते हुए मूर्ति गंधा वगैरह में सर, कानून अभी वहां तक नहीं पहुंचा, वृंदावन तक, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, इसमें एक चीज जो तुम्हें मैं ऐड कराना चाहता हूं, इसमें देखो मैंने आंसर में एक वर्ड लिख रखा है, द पर्पस ऑफ दिस इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट इज टू प्रिवेंट द अनजस्ट एनरिचमेंट। ओ तेरी, क्या खतरनाक वर्ड निकल गया, क्या? द पर्पस ऑफ द इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट इज टू प्रिवेंट अनजस्ट एनरिचमेंट। अब बच्चे कह रहे हैं सर ये बात समझ में नहीं है, हमने नोट्स में पढ़ा, किताब में पढ़ा, समझ में नहीं है बात, ये अनजस्ट एनरिचमेंट का मतलब क्या है। अब सुनो ध्यान से, अनजस्ट एनरिचमेंट का मतलब होता है अनजस्ट, जिसे तुम जस्टिफाई ना कर पाओ। एनरिचमेंट का मतलब होता है खुद को अमीर बनाना। क्या मतलब होता है? खुद को अमीर बनाना। अनजस्ट एनरिच का मतलब होता है
कि एक ऐसी अमीरियत, एक ऐसा पैसा इकट्ठा करना जिसे तुम जस्टिफाई ना कर पाओ, यानी और आसान सी भाषा में दूसरे के पैसे पर खुद को अमीर बनाना। अब देखो दूसरे के पैसे पर खुद को अमीर बनाना कैसे होता है, सुनो ध्यान से। मैंने कहा भाई मेरा मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो गया, 1000 रुपए का रिचार्ज कर दो, तुमने कर दिया और मैंने पैसे नहीं दिए, इसे क्या बोलेंगे? पैसे तुम्हारे, अमीरियत मेरी, है ना। मैंने कहा भाई मैं कहीं घूमने जा रहा हूं पैसे तो दे ही दूंगा यार, मेरी ट्रेन की फ्लाइट की टिकट बुक कर दो, तुमने मेरी फ्लाइट की टिकट बुक कर दी, मैंने तुम्हारे आज तक पैसे नहीं दिए, इसे क्या बोलेंगे? अनजस्ट एनरिचमेंट। मतलब तुम खुद को अमीर बना रहे हो दूसरे के पैसे पर। अब इसको यहां पे जोड़ते हैं, कुली ने सामान उठाया और तुम साथ में चल दिए, कुली ने सामान उठाया तुम साथ में चल दिए, अब तुम कह रहे हो कुली को तेरे को पैसे नहीं दूंगा, तो मेहनत किसकी थी और पैसे तुम दबा के बैठे हो, तो कुली के लिए तुम्हारा क्या है? अनजस्ट। तुम अपने आप को इतना अमीर बना रहे हो किसी और के पैसे पर, जो पैसे कुली के होने चाहिए तुम उसको अपने पास रखकर उसको ना देकर क्या क्या कर रहे हो? अनजस्ट एनरिचमेंट कर रहे हो। इस वर्ड को एक नया ऐड कर लेंगे, अनजस्ट एनरिचमेंट। यानी इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ये बोलता है कि भाई अनजस्ट एनरिचमेंट को क्या किया जाए? रोका जाए, प्रिवेंट द अनजस्ट एनरिचमेंट। अब ये लॉ लिख दिया मैंने, है ना। अब बताओ एनालिसिस और कंक्लूजन में क्या लिख दूंगा? इन द प्रेजेंट केस, बाबू इन प्रेजेंट केस कुली ने किसका सामान उठाया? एनालिसिस में कुछ नहीं लिखना, क्वेश्चन से चुरानी है चीजें। कुली ने किसका सामान उठाया? रेम्बो का। कुली पिक लगेज ऑफ रेम्बो, और उसने अलाउ कर दिया नहीं कर दिया? एंड रेम्बो अलाउड। अब खतरनाक लाइन, एज पर अफोरसेड प्रोविजन। बाबू एज पर अफोरसेड प्रोविजन, एज पर अफोरसेड प्रोविजन सच एग्रीमेंट, सच कॉन्ट्रैक्ट्स आर implied contract and enforceable. Such contract are implied contract and enforceable. कंक्लूजन लिख दो बाबू एक लाइन का। एग्रीमेंट वैलिड है या नहीं है? दिस इज वैलिड एग्रीमेंट एंड आर हैज टू पे द, क्योंकि वो यही तो बोल रहे हैं किस टाइप का और वैलिड है या नहीं है, तो क्या लिखेंगे? दिस इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंड आर हैज टू, दोबारा बोल दूं मैं, एनालिसिस और ये कंक्लूजन। इन द प्रेजेंट केस, एनालिसिस दोबारा बोल रहा हूं लिख लो, इन ऑनलाइन वाले भी साथ साथ लिखते जाएंगे। इन द प्रेजेंट केस कुली पिक्ड द लगेज ऑफ रेम्बो, कुली पिक्ड द लगेज ऑफ रेम्बो एंड आर अलाउड टू डू सो, एंड आर अलाउड टू डू सो, टू डू सो, हाँ, कि उसने ऐसा करने की उसे इजाजत दे दी, फुल स्टॉप। एज पर अफोरसेड प्रोविजंस, एज पर अफोरसेड प्रोविजंस सच कॉन्ट्रैक्ट्स आर implied contracts, such contracts are implied contract and enforceable, such contracts are implied contract and, फिर अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ भाई पैसा देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे? कंक्लूजन लिखेंगे, इट इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंड आर हैज टू पे द मनी, इट इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंड आर हैज टू पे द मनी। क्वेश्चन नंबर 3 भाई होमवर्क है, ये तुम्हें करना है, ठीक है? पीडीएफ भेज दूंगा। बोलो समझ गए सर? बोलो बहुत मजा आया? चलो भाई ठीक है, जा सकते हो। ओके बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। ऑनलाइन वाले बच्चों गुड नाइट।